मुझे काम करते हुए तकरीबन, अगर मैं याद करूँ, मैं साल में बड़ा वीक होता हूँ इन नंबर्स के ऊपर, मैं तकरीबन 15 साल हो गए काम करते हुए। मैं सिर्फ 30 साल का हूँ अभी, और मैं वो बोलता हूँ तब तो मैं 30 साल का हो गया, अब तो मैं रिटायरमेंट की तरफ जाऊँगा। भाई आई जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। अब ये बात मौलवी साहब ने कह दी। इसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ ये बात ये कर क्यों रहा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया जैसे आपका हो गया थोड़ा बहुत, कि अगर मैं 5 साल कोई पैसे नहीं बना पा रहा तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा 100%, में शायद मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट हूँ जो अल्लाह ताला मुझे भेजना चाह रहा है सियाचिन के ऊपर। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते जिसने कभी नौकरी की ना हो, सही है। अब हमारे यहाँ एक डायकोटमी है कि हम जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो हमेशा देखते हैं कि यार लाइफ है साले की, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जब दिल चाहता है उठता है जाता है, नीचे वालों की बजाता है, काम करता है यार, और ट्रैवल भी कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। बहुत दफ़ा क्या होता है जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जो अपने होंगे वो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि दे हैव सर्टन वर्जन ऑफ यू इन देयर माइंड, ठीक है, वो आपके चेंज को बर्दाश्त नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम उस्मामा, क्या हाल है? वालेकुम फात भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप यार। और तुम्हारे पॉडकास्ट मैंने फॉर एग्जांपल मेरी मुलाकात तो तुमसे अरसदराज से रही है, वी हैव बीन कनेक्टेड फॉर अ ईयर। जो स्टोरी तुम्हारी फेमस हुई थी गंजी स्वैग जुनैद अकरम के पॉडकास्ट पे, वो अनफॉर्चुनेटली मैंने लाइव सुनी थी तुम्हारे मुंह से, सही है, एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने जब पॉडकास्ट देखी तो उसमें काफ़ी सारे एक्सटेंशंस भी मुझे नज़र आए, सही है। तो जिन लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखी है, आई वुड रिक्वेस्ट देम, क्योंकि इसके बहुत सारे सवालात जो हैं वो बेसिकली उस पॉडकास्ट के एक्सटेंशन होंगे, तो डू वॉच दैट एज़ वेल, आई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद हमने नईम सिकंदर का भी पॉडकास्ट देखा, और काफ़ी सारे पॉडकास्ट तुम्हारे देखे जिसमें काफ़ी सारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स नज़र आए जो कि नॉर्मली लोगों में पाए नहीं जाते जब वो प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, सही है। और पर्सनली स्पीकिंग आई नो दैट यू हैव बीन अ बिग फैन ऑफ गैरी वी, मैं भी वेरी बिग, और छोटा मोटा गैरी वी तो मुझ में नज़र आता है, लेकिन बहुत बड़ा गैरी वी तुम में नज़र आता है। अच्छा, सही है। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बीच में तुमने कुछ रील्स निकालनी शुरू की, कुछ कंटेंट बनाना शुरू किया, काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म भी आया। मैं देखता था लोग बोल रहे हैं ये देखो नया ये ऐसी बात है कि लालू खेत का गैरी वी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन मसला सारा ये है कि लोग पॉजिटिविटी बर्दाश्त कर नहीं सकते और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। मुझे ये बताओ कि गैरी वी सबसे पहले मैं ये बात शुरू करूँगा क्योंकि तुम्हारी स्टोरी तो लोग रिलेट करते हैं, मैंने भी रिलेट किया है, लेकिन एक चीज़ है सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होती है, वो है अटेंशन सीकिंग, सही है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आज हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के, ई कॉमर्स के, एडवर्टाइजिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट गेटिंग राइट अटेंशन। और गैरी वी का एक बड़ा ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ अटेंशन, परसीव्ड अटेंशन एंड एक्चुअल अटेंशन। तो तुम किस तरह डिफाइन करोगे गैरी वी के इस पर्सपेक्टिव को कि वो जब वो परसीव्ड अटेंशन की बात करता है और वो रियल अटेंशन की बात करता है, तो हाउ इज़ ही ट्रू? हाउ डू यू सी दैट इन नेशनल पर्सपेक्टिव एंड सोसाइटल पर्सपेक्टिव इन पाकिस्तान? अच्छा, पहले तो जब ई कॉमर्स, पहले तो ज़रूरी एक चीज़ को, वो उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो को देखने से पहले अपनी एक ऑडियंस बना ली थी। कौन सी वाली? ये अटेंशन वाली मैंने बनाई थी। और एक और मैंने जब मैंने वीडियो सीरीज़ करनी शुरू करी तो मैंने इसकी वीडियो से पहले कर दी थी। ओके। हालांकि मैं गैरी वी की शायद ही कोई वीडियो होती है जो मैं कोई मिस करूं, लेकिन गैरी वी इज एन एलियन। वो तो दिन में इतनी वीडियोस लगा रहा था कि शायद ही कोई बंदा कॉप अप कर सके, उसने हर वीडियो देखी हो गैरी वी की। तो मैं जब फील्ड के अंदर इन हुआ, और जब फील्ड के अंदर इन होने के बाद मुझे लगा कि यार अब ये चीज़ लोगों को, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो मैं ऑलरेडी मिस्टेक्स कर चुका हूँ ना पीछे जाके, वो अब ये करना शुरू करेंगे, ओके, क्योंकि वो मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो कंटेंट बनाना शुरू किया, तो मैंने तो सिर्फ ये देखा कि इस वक्त अराउंड क्या चल रहा है। मेरे ध्यान में ये था ही नहीं कि परसीव अटेंशन होगी, एक्चुअल अटेंशन होगी। मैं तो बस कंटेंट बनाने पे अपने पास आ गया कि बस मैंने एक ऐसा कंटेंट बनाना है, मुझे लोगों से मिल रहा है। तो आई थिंक वो सारी बातें ना उसकी, जब मैंने अच्छी खासी वीडियोस बना ली, उसके बाद मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे एक्चुअली समझ में आ गया मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं लोगों के ये नहीं कह रहा कि लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं ये कंटेंट बनाने पे लग गया कि मुझे क्या बताना है, और जो लोग सुनना चाहते हैं उनको पता नहीं है बात, ठीक है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली परसों एक वीडियो लगाई थी ब्रांडिंग के ऊपर। अब ब्रांडिंग के ऊपर मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, में नाम तो नहीं सही रहेगा, मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड मैनेजर्स के साथ बात की है। इनफैक्ट मैंने कुछ कंपनीज में काम भी किया है। लोगों को ब्रांडिंग की डेफिनेशन तक नहीं पता कि ब्रांडिंग है क्या। वो समझते हैं
एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग बस एक इल्यूजन है उनके लिए, एक ब्रांडिंग। बस उनको डिफाइन करने को बोलो तो वो डिफाइन नहीं कर पाते। हालांकि ब्रांडिंग एक्चुअली क्या है ये तो मैं बहुत पहले पढ़ के आ चुका हूँ, मुझे समझ भी आ चुका है, ये लोगों को नहीं पता। तो मैंने तो अपना कंटेंट हमेशा बनाया, और मैं तो इस बात को करता हूँ कि आपने हमेशा कंटेंट जब आप बना रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए हर बंदे को, पहली बात जो गैरी भी बोलता है। जैसे आप बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं आपको उसको बोलता भी था कि यार एक चीज़ का मैं बड़ा फ़ैन हूँ फात भाई के तुम कंटेंट बनाते हो, हालांकि उस वक्त तुम्हारे पास व्यूज़ भी नहीं होते, जब से बना रहा हूँ, और कंसिस्टेंसी के साथ बना रहा हूँ, तो ये सबसे चीज़ ज़रूरी है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि हम ना बड़े उससे हाथ उंगली तो उठा देते हैं, यार ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है। बट मेरे हिसाब से हर बंदे को पाकिस्तान के जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, डजेंट मैटर कि ई-कॉमर्स के अंदर काम कर रहा है, किसी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको वीडियो बनानी चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव सामने वाले के साथ शेयर करना चाहिए। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है इस वक्त, दैट डजेंट मैटर, अपना कंटेंट वो बनाए और वो पब्लिश करे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूज़ करे। अब तो थ्रेड भी आ गया है, तो उससे होगा ये कि कुछ लोग हैं ना, इंफॉर्मेशन का दौर है। अब अगर कुछ जो सही लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जैसे तुम अपनी जिम की बात करते हो, मैं ई-कॉमर्स की बात करता हूँ, तो अब हमें पता होगा, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स तो आपकी चलती रहती है ना हर जगह। इंसानियत का मैं कहता हूँ हुस्न है डिसएग्रीमेंट करना। अब एक जिम ट्रेनर है, वो तुम्हारी बात से इख्तलाफ कर रहा हो, तुम उसकी बात से इख्तलाफ कर रहा हो, तो तुम्हारी नज़र में तुम ठीक होगे हमेशा, ठीक है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। और इसी तरह मेरे साथ भी है, यार ये बंदा बात ठीक नहीं कर रहा। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक मैं उसको गालियाँ दूंगा और एक मैं खुद कंटेंट बना के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो फिर वो वाला काम क्यों कर रहा हूँ। और लोग कंटेंट बनाने में जब भी जाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो वही है कि वो सिर्फ ये जानेंगे कि हमें अटेंशन कहाँ मिल सकती है, तो वो रास्ता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनको लगता है, जो कि ऐसा है नहीं, उनको ऐसा लगता है कि ये रास्ता आसान है। मैं डकी भाई का कोई फ़ैन नहीं हूँ ना, मुझे उनका कंटेंट मैं देखता भी नहीं, ना मैंने कभी देखा, एक दो आध वीडियो देखी है, कोई फ़ैन नहीं हूँ मैं उनका। लेकिन एक बात उसकी मानने वाली है, वो जैसा भी कंटेंट बनाया, गलत सही की भी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि उसने कंटेंट बनाया, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है ये इतना ही आसान है तो करके देख लो। करके देख लो, बिल्कुल ऐसे ही। कोई चीज़ जो लग रही होती है हमें आसान नहीं होती, और उसने भी फॉरन नहीं किया है, उसने उसकी भी जर्नी रही है बहुत ऐसे ही है। तो सेम लाइक गैरी भी, लोग कहते हैं गैरी भी बस कंटेंट, उसके पास टीम इतनी बड़ी है, लेकिन उसने इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए जो पीछे मेहनत की है वो आपको नहीं पता। गैरी वी ने पहली एक मोन्टाज बनाया था उसने, उसके यूट्यूब पे होगा, उसने 2004 से लेके 2020 तक का जर्नी दिखाया। जब वो वाइन लाइब्रेरी की वाइन्स रख के जब वो बात करता था तो 0 व्यूज़ थे, 4 व्यूज़ हैं, उससे लेके आज तक अगर देखा जाए तो इट्स बिन 16 to 18 years ऑफ कंसिस्टेंसी। राइट। और गैरी भी एक दिन में 20 पीस ऑफ कंटेंट पब्लिश करता है, 20 पीस एक नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ वो एलियन है, उसके वो इतना बोल कैसे सकता है। उसकी एक मैंने वीडियो देखी थी कि उसने अपना कैलेंडर लाइव शो किया था कि ये 15 मिनट की मीटिंग, ये 2 मिनट की मीटिंग, ये 3 मिनट की मीटिंग, कौन कर सकता है इतना वेल मैनेज्ड, और कोई एलियन ही होगा वो जो मैनेज कर सकता है। इसलिए मुझे गैरी भी हमेशा से पसंद है, और उसका जो माइंडसेट है और जो उसकी जो बातें करता है ना, वो इतनी यूनिक बातें हैं नहीं जो हमें लगती हैं, लेकिन लगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो बातें कोई कर नहीं रहा। हाँ, और इस एज में और इस दौर में आके, क्योंकि बंदे की ना ऐसा होता क्या है कि जब वो एज होने लगता है तो उसकी एनर्जी डिप्लीट होने लगती है। अभी भी वो अगर फॉर एग्जांपल थ्रेड्स की बात करता है, वेब 3.0 की बात करता है, मेटावर्स की बात करता है, तो उतने ही कन्विक्शन से जिस तरह वो फेसबुक इंस्टाग्राम की बातें करता आया था, और उसने जो चीज़ें प्रेडिक्ट की थी आज वो बेसिकली हम लोग देख भी रहे हैं। लोग हंसते थे उस ज़माने में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त माइंडसेट है कि बंदे को, मैंने एक मार्क मैंसन है जो ऑथर हैं बहुत ज़बरदस्त, और बड़ी एक बुक में नाम याद नहीं आ रहा जहन में, उसने लिखा था कि अगर आपको 1% में आना है ना, तो 1% के लिए कोई मंक मोड में जाना नहीं है कि सुबह 5 बजे आप उठेंगे, आपका रूटीन होना चाहिए, नहीं। कोई ऐसा सच होना चाहिए जिस पे आप बिलीव करते हो और मेजॉरिटी बिलीव ना करती हो, लेकिन वो सच हो, सही है, और आपको उस पर गालियाँ पड़ रही हों, आप पे लोग हंस रहे हों, लेकिन आपको ये पता है कि यार ये सच आगे जाके माना जाएगा और मेरा बोलबाला होगा। तो गैरी भी मुझे उस पाथ पे नज़र आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं भी अगर चीज़ों से स्टिक कर रहा हूँ, लोग मुझ पे हंसते हैं करते हैं, तो मुझे अगर कोई बंदा नज़र आता है विद 40 years लोअर बैक पेन, तो इसका मतलब है आई हैड बीन टॉकिंग अबाउट दिस लोअर बैक पेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन नाउ यू कैन सी दिस। तो एक कंसिस्टेंसी जब आती है ना, जब भी आती है जब आदमी के पास कोई कन्विक्शन करने के लिए कोई चीज़ होती है। एक चीज़ मेरे पास भी है, मैंने 2019 या 20 में एक वीडियो बनाई थी जिसमें, वो आज भी पब्लिश है बाय द वे, जाके आप मेरी
फेसबुक के पेज पे मैंने अभी बना के भी लगाया कि मैंने क्या कहा था और अब क्या हो रहा है। ओके उस टाइम पे मैंने एक बात की थी कि फेसबुक के जो ऐड लगाते हैं आप, इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिनको फेसबुक एड्स आते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आपका एड सेट आता है, और देन यानी कैंपेन लेवल, उसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर एड सेट लेवल आता है, इसमें आप ऑडियंस वगैरह सारी चीज़ें डायनामिक सेट करते हैं, और देन आपका एक एड लेवल आता है यहाँ पर आप अपना कंटेंट और क्रिएटिव लगाते हैं। मैंने लोगों को कहा था कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना वो इतना टाइम और लर्निंग लगाते हैं कि मैं किसी तरीके से एड सेट लेवल को क्रैक कर लूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट आप लगाओगे, राइट टारगेटिंग हो जाए किसी तरीके से, तो लोग ना यही टाइम लगाते रहते हैं। जैसे बहुत सारे इनपुट्स करने होते हैं आपको, बहुत सारे, हाँ सही है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये मग बेचना सही है, तो अब हम बोलेंगे मग लवर, कोई लगा दिया, उसने बोला क्रॉकरी, इसने इंटरेस्ट लगा दिया, तो लोग यहाँ लगाते हैं कि हम इंटरेस्ट क्या ऐसा क्रैक कर लें कि हमें ना दूसरा कंप्यूटर से एडवांटेज मिल जाए। तो उस टाइम के ऊपर जब ये भेड़ चाल चल रही थी ना, तो मैंने लोगों को ये बताया, एक वीडियो बनाई मैंने, अब काफ़ी डिटेल वीडियो थी, उसमें मैंने बताया कि आप एड सेट लेवल से जो टारगेटिंग, जो आपको लगता है कि फेसबुक टारगेट करेगा आपका एड सेट लेवल से, जो आप एड सेट लेवल पे काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। फेसबुक टारगेटिंग करेगा आपकी एड लेवल पे, यानी आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो क्रिएटिव लगा रहे हैं, उससे टारगेटिंग होगी। ओके। तो उस वक्त तो लोगों ने नीचे कमेंट्स के अंदर, मतलब पता नहीं, जो कॉपी है बात बोल भी नहीं सकता, वो गालियां दे दी मुझे। तो उस वक्त मैंने वही गैरी वी की अपनी एक स्ट्रैटेजी, एम्पैथी, तो मैंने कहा, मैंने उनके साथ एम्पैथाइज करके, इनको नहीं पता, जब मुझे भी नहीं पता तो मैं भी ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी मैंने अपना के अब पेशेंस के साथ में बैठ गया कि यार वक्त, और फिर मेरे एक मेंटोर हैं, वो एक बात कहते हैं कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों का फैसला कर देती है। तो मैंने कहा वक्त फैसला कर देगी, तो मैं पेशेंस होकर बैठ गया। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2023, हर बंदे को ये बात समझ में आ गई। इवन अब गोरे भी बात ये कहते हैं, उस वक्त ये गोरा भी नहीं बोलता था। मैं इस बात को बहुत शोर होकर बात कर रहा हूँ। सही। अब आप जाओ किसी भी गोरे की लिंक्डइन पोस्ट उठाओ, वो ये बोल रहा है कि यार गेम तो एड्स के अंदर खड़ा हुआ है। तो मैंने तो ये बात 2-3 साल पहले कर दी थी, तो मैंने एक पूरी रील बनाई है उसके ऊपर। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ रिलेट हुई कि ये एक्चुअली ये होती है। लोग गालियाँ देते हैं, कोई नई चीज़ आएगी ना, लेकिन जब बाद में वो चीज़ प्रूव हो जाएगी ना, तो सारी जम्मा गफीर आपके पास उठ के आ जाएगा, यार ये बंदे ने 3 साल पहले की थी ये बात, तो ये बात ठीक है। ये बात है। अच्छा मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने बीच में काफ़ी जगह कहा है कि फेसबुक के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कोई कोर्स लेने की, सही है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें बहुत एक एलिमेंट आता है, जैसे शाहिद अनवर का भी एक फिनोमिनन है काफ़ी अरसे से कि दीज गाइज हैव बीन मंजन सेलर, कोर्स सेलर, तो ये कोर्स बेचते हैं। अगर तुम इस तरह की बातें करते हो, डोंट यू थिंक तुम इनकी दुकानें बंद कर रहे हो? नहीं, देखिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको फेसबुक एड्स का कोर्स नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा है हमेशा कि अगर आपको बिगिनिंग, आप बिगिनर हैं और आपको बिगिन करना है कहीं से, तो आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सही। यानी ऐड कैसे लगेगा और इसके फाउंडेशन और फंडामेंटल्स क्या हैं फेसबुक एड्स के। हाँ, एटलीस्ट यू शुड नो द फंडामेंटल्स टू क्वेश्चन द मार्केटर्स या एडवर्टाइजर्स। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, या तो आप बिगनिंग सीखने के लिए आप किसी के पास, मेरे पास आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल अपनी बात, अपने आप को गंदा कर लें थोड़ी देर के मेरे पास आ जाएं, फाद भाई मेरे पास आ गया, सामने मुझे बिगनिंग सिखाओ, मैं सिखा भी दूंगा, मैं उसके पैसे चार्ज करूंगा, या मैं पैसे चार्ज करूंगा, मैं फ्री दे दूंगा। अब अगर मैं बड़ा मसरूफ बंदा हूँ, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं कभी भी फ्री नहीं दूंगा। पहली बार मैं चार्ज करूंगा आपसे पैसे, आपने बोला ठीक है भाई 2000 रुपये में सिखा दूंगा, आप आ गए मेरे पास, आप जैसे 10 लोग और आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर जो प्लेटफॉर्म मैं आपको सिखाऊंगा, फेसबुक एड, मैं कह रहा हूँ मैं सिखाऊंगा, फेसबुक खुद सिखाए एक प्लेटफॉर्म के, मैं आप मेरे प्लेटफॉर्म मार्केटिंग करोगे और मैं खुद सिखाता हूँ कैसे बेहतर क्या है, और वो फ्री है। और उसके उस कोर्स को बनाने के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए फेसबुक ने, तो मैं उसको कहीं से compete कर सकता हूँ? मैं क्या, कोई भी बंदा compete नहीं कर सकता। और सेम बात गैरी भी कहता है कि हज़ारों कोर्सेज, लाखों कोर्सेज फ्री में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में 5-5 हज़ार डॉलर देके वही कोर्स ले रहे होंगे। राइट, तो ये मेरी बात ही है। अब गूगल के अंदर भी आप डिजिटल गैराज पे चले, आपको चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। आप सर्टिफिकेशन ना करो, आप सिर्फ पढ़ लो ना, सर्टिफिकेशन करनी जरूरी तो नहीं है। टिकटॉक अकेडमी से पढ़ लो, लिंक्डइन की अपनी पूरी मार्केट है, वहाँ से देख लो। मेरा बात करने का मकसद ये था। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, गैरी वी का खुद भी एक कोर्स था, उसने बेतहाशा बीच में ट्रेनिंग्स कराई हैं, ठीक है। गैरी वी का आप टिकट लेने जाओ, अभी बैंकॉक के अंदर उसका इवेंट हो रहा था, मेरा वीज़ा का इशू आ गया था, $1000 का मैंने टिकट लिया था उसका इवेंट का। तो ऐसा तो वो भी मंजन, वो इवेंट में आके क्या बता रहा है, वो तो कोई स्किल भी नहीं सिखा रहा, ठीक है, बट कुछ वैल्यू है तो लोग उसके पास जा रहे हैं ना, लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं है। तो बिगिनिंग अब आपने कहीं से करनी है तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मार्क क्यूबन
जिनको पता हो मार्क क्यूबन बिलियनर है, बट स्टिल वो कोर्स करता है, ठीक है। उसका अभी भी आप फाउंडर पे जाएं, कोर्स पढ़ा हुआ है। निक शैकलफोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बायर है इस वक्त, ठीक है, वेल नोन मीडिया बायर, ठीक है। वो आज भी कोर्स बेचता है। एलेक्स सदतोव आज भी कोर्स सेल करता है। तो इट्स नॉट अबाउट कोर्स सेलिंग और ट्रेनिंग, इट्स अबाउट कि आप किससे ट्रेनिंग ले रहे हो और क्या वो सिखाएगा। बिल्कुल, वो उसके पास कुछ अपनी एक नॉलेज होगी जो आपको डिलीवर कर सकता है। फंडामेंटल्स अगर आपको सीखने हैं तो आप अपने पैसे सेव करें, ये था मेरा मैसेज। तो आप पैसे सेव करें, फंडामेंटल सीखें, और आई एम प्रिटी श्योर अगर आपका छोटा सा बिजनेस है ना, तो आप फेसबुक ब्लूप्रिंट के अलावा आपको जरूरत ही नहीं किसी तीसरे मेंटोर की कि आप उसके पास जाकर चीज़ें सीखेंगे। ये था गेम। अच्छा, सेल्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, जो मैंने मंजन सेलिंग की बात की, कोर्स सेलिंग की बात की, देखो दुनिया में अगर कोई आदमी कुछ नहीं बेचता ना तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरा तो जाविया ये है, सही है। कुछ ना कुछ तो आदमी बेचता ही है। फॉर एग्जांपल अगर 9 to 5 भी कर रहा है तो अपना टाइम बेच रहा है भाई, और टाइम से ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स किसी के पास नहीं है। ऐसा ही है। अगर मैंने अपने 9 to 5 के घंटे दे दिए किसी को और मैं पर आवर चार्ज कर रहा हूँ उसका, तो मैं वो टाइम कहीं और यूज़ नहीं कर सकता गए काम से। अच्छा, मसला सारा ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल मंजन सेलिंग की बात की, कोर्स सेलिंग की बात की, और आप इसको एक डेविलिश वे में यूज़ कर रहे हैं कि यार पुशी सेल्स है और हर किसी के यू आर जस्ट शविंग डाउन द थ्रोट्स। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स की सेल्स हो गई या इस तरह की सेल्स हो गई, तो बेसिकली हमें जब कॉल्स आती हैं कि सर ये ले लें, तो भाई क्यों ले लें सर, वो सही है, मुझे कोटा पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। भाई तेरा टारगेट है ना, मेरा क्या लेना देना इससे? सही बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसने पुश कर दिया, आपने तरस खा के ले भी लिया कुछ, फिर उसके बाद बोलता है सर रेफरेंसेस, मतलब तुमने पहले मेरे पीछे पड़े, अब मैं अपने रिश्तेदारों का नंबर भी तुम्हें दे दूँ। तो ये सारी पुशी सेल्स हैं। सही है। अगेन गैरी वी कभी भी सेल ब्रांडिंग से पहले सेल्स की बात नहीं करता, सही है। मार्क क्यूबन की तुमने बात की, और भी लोगों की बात की, गैरी वी के अपने कोर्सेज हैं। इरफान जुनेजो ने एक बुक ओवर सब्सक्राइब का जिक्र किया था अपने एक वीडियो में, मैंने वो पढ़ी सिर्फ इरफान जुनेजो की वजह से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि यार कुछ जुगाड़ करो, वी वांट इरफान जुनेजो है, मैं डालता सही है। वो बुक एक्चुअली चेंज माई लाइफ। तो उसमें भी गैरी वी का एक मॉडल है ओवर सब्सक्राइब का, जो उसमें बताया गया है, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग काम आ रही है। तो ये सारे लोग ब्रांड को पहले पे काम करते हैं, उससे पुल क्रिएट करते हैं, देन उनकी सेल्स ऑटोमेटिकली होती हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फ्रेमवर्क ऑफ ब्रांडिंग? ये ब्रांडिंग सबसे, आपने सारी बहुत बातें अच्छी तरीके से कवर कर ली हैं। ब्रांडिंग के बगैर ना सेल होती नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड की बात की, मैं एक और चीज़ बताऊं बड़े मज़े की। मैंने एक टाइम के ऊपर क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, ठीक है। मैं फैसल बैंक में और डोर टू डोर तुमने कहा था, मैं गया था बैंक में होता था, मैं क्रेडिट कार्ड बेचता था, सही। बहुत टाइम मैंने काम किया, तो मुझे पता है सारे आइडिया कि क्या होता है। तो ब्रांडिंग जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि ब्रांडिंग है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। लोगों को ये समझाना, मैं बता तो दूंगा ब्रांडिंग के बगैर होता कुछ नहीं है, लेकिन ब्रांडिंग एक्चुअली है क्या ये समझने, क्योंकि लोग समझते हैं ब्रांडिंग जो है वो सिर्फ लोगो है, या वो अच्छी वेबसाइट है, या वो अच्छा ऐड क्रिएटिव बना लो, ब्रांडिंग हो गई। मैं इससे लोग, जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सामने, ब्रांडिंग करवानी है हमने, अच्छा वो उसने कह दिया ब्रांडिंग करवानी है, मैंने कहा पहले उनसे सवाल करता हूं तुम्हें पता है ब्रांडिंग क्या होती है? तो ब्रांडिंग मैंने सीखी थी क्रिस डू से। तो क्रिस डू तो दुनिया का किंग है। मैंने एक पॉडकास्ट और में इसमें बात की थी क्रिस डू। तो क्रिस डू के भी एक उस्ताद हैं, हम लोग सेम गुरुज को फॉलो करते हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ क्रिस डू के भी एक उस्ताद हैं, अच्छा, उनके साथ पॉडकास्ट है क्रिस डू के साथ, ओके। उस पर उन्होंने बताया कि ब्रांडिंग मोटे से, हाँ। तो बेसिकली उनकी इतनी ज़बरदस्त बात लगी मुझे कि ब्रांडिंग एक गट फीलिंग है, एक रिजल्ट है। रिजल्ट किस चीज़ का? यानी गट फीलिंग है, एक प्रोडक्ट है, किसी एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट है। तो वो उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना, वो मैंने थोड़ा सा इसमें अपनी एडिशन की है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जो मैंने जिस तरीके में समझाता हूँ। आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है, आपके पास एक ऑर्डर आया, आपके कस्टमर सपोर्ट ने कस्टमर से आपके गलत तरीके से बात कर ली, तो आपकी ब्रांडिंग हर्ट हो गई, एक्सपीरियंस हर्ट हो गया। आपने अगर अच्छे ऐड क्रिएटिव नहीं बनवाया तो आप बोलोगे अपने डिजाइनर से कि यार ब्रांडिंग का सत्यानाश कर दिया तूने, ठीक है। आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छा, आप बोलोगे यार ब्रांडिंग हर्ट हो रही है, ठीक है। आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, बोलोगे यार बेकार ब्रांडिंग है, उसकी ब्रांडिंग सही करो। तो ब्रांडिंग फिर है क्या? मतलब सब सारी चीज़ें ब्रांडिंग है, तो ब्रांडिंग है क्या? ब्रांडिंग बेसिकली इन सारी चीज़ों का रिजल्ट है। सब चीज़ें एक अलाइन हो जाएं तो आपका जो रिजल्ट निकलता है ना, दैट्स ब्रांडिंग। एक्सपीरियंस एक्चुअली ब्रांडिंग, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस है। सही बात है। तो अभी हम ऑफ बात कर रहे थे, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की तुमने। ब्रांडिंग अपने आप की तरफ जो कस्टमर को पुल करती है, ठीक है। आप पुश नहीं करना पड़ता आपको अपने कस्टमर्स के लिए,
तो ब्रांडिंग यही चीज़ है। अब ब्रांडिंग के बगैर हम क्या करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री कर रही है बूम। मैं इतनी कंपनीज को जानता हूँ और बड़ी बड़ी, तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनको भी नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड अ वाइट लेबल। वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि प्योर वाइट लेबल है, मैं बता सकता हूँ कि वो वाइट लेबल है, मैं उनको पॉइंट कर सकता हूँ ये वाइट लेबल है, बट उन्होंने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया है। एक तो ये होती है ना कि कस्टमर को पर्सपेक्टिव देंगे कि प्राइवेट लेबल ब्रांड है, उनको खुद भी नहीं पता कि वो प्राइवेट लेवल ब्रांड है या वाइट लेवल ब्रांड है। तो पाकिस्तान क्योंकि नई कॉमर्स इंडस्ट्री है और ये बूम कर रही है, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स अभी आएंगे। छोटा बच्चा भी आके बोलेगा मैं एक्सपर्ट हूँ, वो इट्स टोटली फाइन। मार्केट अपने आप को खुद करेक्ट करेगी, पहली बात। अब जिन लोगों को प्राइवेट लेवल ब्रांड समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आएगी एक्चुअली ब्रांडिंग की वैल्यू क्या होती है। अभी तो हर बंदा वाइट लेवल लॉन्च करने में लगा हुआ है या ड्रॉप शिपिंग करने में लगा हुआ है, वहाँ पर तो ब्रांडिंग की आपको एलिमेंट्स, वहाँ तो सत्यानाश होता है ब्रांडिंग का। वहाँ तो ब्रांडिंग का कुछ पता ही नहीं होता उनको बस ये होता है कि उनको किसी भी तरीके से ROAS होता है, आपने 1 रुपया लगाया कितने रुपए बाहर करना है, ये उनको निकालना है। और वहाँ पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड सही है। लाख रुपए आपने लगाया, 10 लाख रुपए की सेल आ गई आपकी, भाई 20% आपका नेट मार्जिन था, 2 लाख रुपए आपका महीने के बन गए। अभी इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं लोग। अभी लोगों को ब्रांड बिल्डिंग का पता ही नहीं है कि ब्रांड बिल्डिंग भी कोई चीज़ है। जिन लोगों को आज पता लग गया या बहुत पहले समझ आ गई थी कि ब्रांडिंग की क्या पावर है और वो उस पर काम भी कर रहे थे, उनको लॉन्ग टर्म अगर वो सर्वाइव कर गए तो उनको लॉन्ग टर्म में अंदर ये रिटर्न आता हुआ खुद दिखेगा कि ब्रांड की कितनी वैल्यू है। अच्छा, लोग, एक और चीज़ है पाकिस्तान की, एक और मुझे लगता है कि लोगों को लगता है पाकिस्तान के पास ना बाइंग पावर नहीं है। ये लोग बाइंग पावर, हाँ, उनको लगता है बाइंग पावर ही नहीं है पाकिस्तान के पास। कुछ है तबका जो बड़ा हर्ट हुआ है इन्फ्लेशन से, ठीक है, लेकिन स्टिल एक नीश होती है हर प्रोडक्ट की किसी भी कंट्री के अंदर। पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल है 14 बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं तो 1% 2% लोग होंगे जो कि अफोर्ड कर सकते होंगे। हर ब्रांड को अपना वो 1% 2% ही तलाश करना होता है। बात बिल्कुल, सारे कस्टमर्स नहीं हो सकते आपके। बिल्कुल। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हमने एक मेरा ना उनके साथ MOU हुआ, आई कैन नॉट टेक द नेम, बहुत बड़ा एक सेटअप है उनका इस्लामाबाद के अंदर। तो उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू शॉपिफाई पे कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर 67,000 है। ओह माय, ठीक है, और वो कैश ऑन डिलीवरी पे 67,000 है विद रिटर्न रेट, जो रिफ्यूज रेट जो बोलते हैं 5%। एवरेज कितना होता है? 20% होता है एवरेज। ओके, ये मरे से मरा बता रहा हूँ, जो बंदा होता है ना 20% है तो ठीक है, ये वो वाली बात। उनका 5% है कैश ऑन डिलीवरी, 67,000 उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू चल रहा होता है। कभी 60 हो जाता है, कभी 65 हो जाता है, तो चलता रहता है। वो क्या बेचते हैं? फर्नीचर भी वो वाला नहीं कि जो आपने बेड ले लिए, फर्नीचर की, जैसे आप कारपेट्स हो गए, आप इस किस्म का उनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है बिक रहा है, बेच रहे हैं वो। तो पाकिस्तान के अंदर ना आपको बहुत डिफरेंट अपनी नीशेस, कोई भी ब्रांड आप लॉन्च कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने अपनी नीश ढूंढ ली, वो लोग ढूंढ लिए, वो 1% 2% जो आपकी ऑडियंस है वो करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग के अंदर मैं आपको, इसमें जब बात कर ही लिए तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अब मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स आपको बड़े मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। आप कौन है भाई? मैं 7 फिगर्स मीडिया बायर हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, क्या करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है? अच्छा, हम इस तरह फनल बनाएंगे। अबे भाई, फनल कहाँ से आ गया? फनल तो अभी तो आया ही नहीं। अभी तो आप पहले, अगर कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या कोई ब्रांड आपके पास आ रहा है, उसने उस पर काम नहीं किया हुआ, तो आप सबसे पहले चीज़ ये करते हो कि आप उसका बायर पर्सोना बनाते हो बैठ के, आपकी बायर प्रोफाइल क्या है। वो किसी को ना बनानी आती है, ना बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। फिर आप जब वो बना लेते हो तो फिर आप ये देखते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, उसका आप एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, लोग टी-शर्ट का ब्रांड बनाएंगे और बोलेंगे आपको कॉम्पिटिटर कौन है, बोलेंगे नाइकी। अल्लाह के बंदे, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं, वो तुम्हारी इंस्पिरेशन है। सही बात। तो लर्न द डिफरेंस, क्या आपका इंस्पिरेशन क्या है और आपका कॉम्पिटिटर क्या है। टारगेट मार्केट है, yes. वो भी हर कोई नहीं पहनता है। ऑफिस में लोग नाइकी की टी-शर्ट पहन के नहीं जाते ऑब्वियसली। तो आप जब टी-शर्ट ब्रांड बनाया ना, तो आप जब कॉम्पिटिटर लेकर आओगे, आप अगर आप डे 0 पे खड़े हो, तो अब जो 100 ऑर्डर पर डे कर रहा होगा वो आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। नाइकी कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता आपका, वो इंस्पिरेशन है आपकी। बिल्कुल। तो पहले तो समझे कि कॉम्पिटिटर्स कौन है हमारे, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, उनको स्टडी करें। कॉम्पिटिटर एनालिसिस बोलते हैं इसको। आपने बायर पर्सोना बनाया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, फिर आप बनाएंगे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, कि आपने अपने कस्टमर से बात कैसे करनी है। और ये पहले स्टेप में नहीं हो सकता।
आपने बायर पर्सोना बना लिया। फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरे जो बायर्स हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग टीनेजर्स हैं, तो आप उनसे बात करेंगे लौंडे लपाड़ा वाली लैंग्वेज के ऐसे अंदर, ही है। ठीक है, Relate करेंगे रिलेट करेंगे। अब पेप्सी आप देखें ना, पेप्सी की कस्टमर स्ट्रेटजी, आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी देखें आप, वाई नॉट मेरी जान, क्योंकि उनकी प्रोफाइल के अंदर मेजॉरिटी टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स, जेन ज़ीज़ हैं। बुड्ढे भी पियेंगे पेप्सी, लेकिन वो उनकी टारगेट मार्केट नहीं है, मार्केट उनकी टीनेजर्स हैं। तो वो इसी तरीके से बात करते हैं। जब आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना लेते हैं, देन आप फनल की तरफ जाते हैं कि अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। वो जो पहली वाली बात, एट सेट एग्जीक्यूशन में फंसे हुए, प्लानिंग पता ही नहीं है कैसे करनी है पहली बात, और चलो एग्जीक्यूशन कर भी ली तो उसके बाद जो डाटा की जो पूरा एक उसको एनालाइज करने में बाद क्या स्टोरी डाटा आ बताना रहा होता है आपको पूरी। कि आपने पूरे बायर की पूरी जर्नी को मैप करना है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो क्या सोच रहा है, कहाँ एक्शन ले रहा है, चर्न कहाँ पर हो रहा है, मसला कहाँ पे आ रहा है। वेबसाइट में तो मसला नहीं है, मार्केटिंग में तो मसला नहीं, कहाँ मसला, एड क्रिएटिव में मसला है, एड कॉपी में मसला है, ये कैसे निकलेगा। ये आता है आपका लर्निंग से, और ये आता है आपका एक्सपीरियंस से। ये दोनों चीज़ें ना आगे की आती है ना पीछे की आती है, बीच की चीज़ें जो कि बिल्कुल बेकार है। एक्जीक्यूशन तो मैं आपको बताऊं, 20,000 रुपए का बंदा इंटर्न नहीं हायर करें, मैं उसको 3 हफ्ते में सिखा दूंगा। बहुत बोल रहा हूँ मैं 3 हफ्ते। यही मसला आता है जो बेसिकली मंजन सेलिंग वाली बात हो रही है ना, जो मंजन वो सेलिंग ये होता है वो यही सिखा रहा होता है। यस, तो वो तो मैं आपको मुझे कोई भी लाते हैं आप मुझे 15 साल का जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता हो ना, मेरे पास बिठा दें, 3 हफ्ते बहुत बोल रहा हूँ मैं, इसके कम के अंदर मैं सिखा दूंगा। मैं अपनी टीम को भी बार बार ना इसी चीज़ पे पॉइंट कर रहा होता हूँ कि यार ये तुम आके सीख गए, तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ आ गया, बट ऐसा है नहीं। तुम्हें ये प्लानिंग वाला पार्ट सीखना है और ये तुम्हें एनालिसिस वाला पार्ट सीखना है, तो इसी से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये पार्ट से बाहर निकलना ज़रूरी है अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है। ब्रांडिंग आप कैसे करेंगे, बायर पर्सोना निकालेंगे ना, ब्रांडिंग के लिए भी आप एक ब्रांड गाइडलाइंस बनाएंगे, ब्रांड पिच बनाएंगे, ब्रांड टोन सेट करेंगे, उसके लिए बायर पर्सोना बनना ज़रूरी है। आप जब कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप फिर वही बायर पर्सोना से निकालेंगे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ब्रांडिंग तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा टॉपिक है और इतनी ज़्यादा बात करनी चाहिए इस ब्रांडिंग के टॉपिक के ऊपर, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है कि ब्रांडिंग, क्योंकि ये 90% अगर आपका एड्रेस हो गया ना तो सेल्स का 10% ऑटोमेटिक है। मतलब हाथी निकल के दुम रह गई है, ये वाली बात है। यस, बिल्कुल ऐसा और ही वो है। हाथी को इग्नोर करके दुम पे लगे रहते हैं कि यार ये दुम निकालो, हाँ, पहले दुम निकालो, हाथी को देखा जाएगा। उनको लगता है वो दुम जो है वो ब्रांडिंग है। हाँ बेसिकली हाथी है जो ब्रांडिंग है। हाँ, नहीं बड़ी ज़बरदस्त। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर्क विद डिफरेंट कंपनीज, तो देखो सबसे पहली बात, मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज, प्रोग्रेसिव कंपनीज जो होती हैं, 2000 फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव वर्क विद वर्ल्ड्स बिगेस्ट मल्टीनेशनल इन फूड सेक्टर, तो उनका 2050 का प्लान बना हुआ है। वाई? बिकॉज दे बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ द कस्टमर्स। आपको बेचना नहीं है, आपको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। क्योंकि आज आपकी टी शर्ट बिक गई तो आप उसी टी शर्ट को चाहते हो कि वो बंदा 10 लोगों को रेफर करे, वो 10 लोग आगे 100 लोगों को रेफर करें, जिस तरह पॉन्जी स्कीम काम करती है, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज हो। लेकिन अगर आपका वही ट्रांजैक्शनल एलिमेंट पे लगा हुआ है कि यार बस बेच दो, तो ये गंजे को कंगी बेचने वाली बात हो जाएगी। जैसे उन्होंने जुनैद भाई ने कहा था ना कि मुझे कोई कंगी बेचे तो हाँ दाढ़ी बनाने के लिए बेचेगा, समझ में आता है, वैसे बेचेगा तो मैं दोबारा लूंगा ही नहीं कि मुझे पागल बना गया ये। तो ब्रांडिंग का एलिमेंट वो होता है कि आपको कस्टमर रिटेंशन पे भी काम करना है। यहाँ कस्टमर रिटेंशन पे भी इतना फोकस नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ी कंपनीज में देखा ही है। लेकिन जो न्यू बिजनेसेस होते हैं कि नहीं यार बस, और दूसरी चीज़ एक मैंने नोट किया कि ये भी एक फैक्टर है कि पैशन वर्सेस पैसा, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कूद रहे हैं चीज़ों में। फॉर एग्जांपल फिटनेस की बात कर लूँ अगर मैं, कि फिटनेस फॉर मी इज़ ओढ़ना बिछोना सोना, मतलब मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ फिटनेस के बारे में। दिस इज समथिंग सेकंड नेचर टू मी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री जस्ट बाय सीइंग कि यार लोग कितना कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन कोचिंग में कितना कमा रहे हैं, कितने डॉलर्स आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, जबकि वो एक वक्त आते हैं मार्केट डिसरप्ट करके उसके बाद चले जाते हैं। सेम इज़ द केस विद एवरी इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल के साथ भी यही हो रहा है। तो वो तो कभी ब्रांडिंग में काम करते ही नहीं है, वो आते हैं बस थोड़ी देर के लिए क्योंकि उनको पैसा दिख रहा है, पैशन उनका है नहीं। तो तुम्हारा नहीं ख्याल कि ब्रांडिंग हैज़ टू डू अ लॉट विद पैशन? क्योंकि अगर कोई बंदा बायर पर्सोना तक का सोचेगा ना, तो ही इज़ वेरी डैम सीरियस अबाउट लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कस्टमर फॉर 20-30 ईयर्स। ये एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है, डोंट यू थिंक सो? और इसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए? यार माइंडसेट पे तो मैं, एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है मेरे पास, लेकिन मैं ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समाप्त की है। माइंडसेट इतना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखें, मैं आज मुझे काम करते हुए तकरीबन, अगर मैं याद करूँ, मैं साल में बड़ा वीक होता हूँ इन नंबर्स के ऊपर, मैं तकरीबन 15 साल हो गए काम करते हुए। मैं सिर्फ 30 साल का हूँ अभी, और मैं वो बोलता हूँ तब तो मैं 30 साल का हो गया, अब तो मैं रिटायरमेंट की तरफ जाऊँगा। भाई आई एम जस्ट
आई जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। तो मैंने ये 15 साल में से 7 साल मैंने अपने पापा के साथ काम किया, उसमें पैसे बनाता था, सही है। अच्छे जिस एज में मैं जितने पैसे बनाता था बहुत थे मेरे लिए। मैंने वो काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे वहाँ पर लगता था कि मैं डेली अपने आप को सुबह ज़बरदस्ती उठा के जा रहा हूँ। वो एक सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे पापा का साथ देना था, उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो मैंने दिया, लेकिन मैं उसको अपना गोल नहीं बना सकता। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपने पापा के सिर्फ सपोर्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मैं सपोर्ट कैसे होता है, अपने माँ को कैसे सपोर्ट करते हैं? फाइनेंशियली करेंगे। तो फाइनेंशियली मुझे तो पैशन ही अगर नज़र नहीं आएगा तो मैं तो गोल गोल के मर जाऊंगा, ठीक है। तो वाई नॉट कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ, सही जगह काम करूँ, वहाँ से मुझे इससे डबल पैसे नज़र आते हैं, खुद ही बन जाएंगे, बिल्कुल खुद बन जाएंगे। तो मैंने जब एक्सप्लोरेशन की तो मैंने इतनी इंडस्ट्रीज को टैप किया कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं ये कर सकता हूँ, ये। फिर वो एक पूरी जर्नी है जो जुनैद अकरम की पॉडकास्ट के अंदर है। जब ई कॉमर्स के अंदर मैं आया तो मैं तो पैसे ही नहीं बनाए मैंने शुरू के 5 साल, 1 रुपया नहीं बनाया। लोग तो मुझे, मेरे खानदान वाले मुझे पता नहीं किस किस नामों से बुलाते थे, मैं बता भी नहीं सकता, वो मजाक उड़ाते थे मेरा। 5 साल पैसे नहीं बना रहा मैं, और मैं ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ कि जो बिल्कुल रफ एंड टफ जिंदगी नहीं होती। बिलीविंग इन समथिंग। यस, मुझे मजा आता था उस काम करने में। वो 5 साल मैंने ये नहीं कहा यार क्यों नहीं बन रहा है पैसे, क्या मुसीबत है, कभी भी फील नहीं आया। कभी कभी आ जाता था, डिप्रेस हर बंदा आता है, फितरत है इंसान की। लेकिन अगले दिन मैं फिर रेडी होता था क्या ठीक है अब इसको इस तरह कर लेते हैं। वरना मैं तो, अगर वो पैशन नहीं होता मेरे अंदर, वो ड्राइव नहीं होती मेरे अंदर, तो मुझे तो हर तीसरा बंदा मुझे मोटिवेशन स्पीकर को सुनने की जरूरत पड़ी होती। वो मोटिवेशन अंदर से आती थी कि नहीं हो जाएगा, मुझे पता ही हो जाएगा, सिर्फ मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा, कहाँ से होगा मुझे पता है, हो जाएगा, कैसे होगा ये मुझे फिगर आउट करना है। तो वाई वाला फैक्टर मैंने फिगर आउट करना है। फिर मैंने जब आपकी नीयत होती है ना, तो आप फिर अल्लाह ताला भी आपके कुछ वसाइल बनाता है, लोगों से मिलवाता है आपको। फिर मेरे एक मेंटोर हैं अयाज भाई, वो पहला दरवाज़ा थे मेरे लिए कि जो मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया गया यार यहाँ जाओ। सही। तो वहाँ पे उनके पास गया। जंप स्टार्ट एक प्लेटफॉर्म होता था, खुर्रम ज़ुबैरी साहब चलाते थे वो, तो उनका कराची चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है अयाज भाई। तो मैं उनके ऑफिस गया, मीटिंग लेके उनके पास गया, तो मैंने उनको पूरी जर्नी बताई। और वो इतने, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। उन्होंने मेरे एक स्टार्टअप के ऊपर पैसे भी लगाए थे। मेरा पहला जो ज़िंदगी का स्टार्टअप था बायसेंस, फेल हो गया, और सबका स्टार्टअप पहले फेल होता है। अयाज भाई के ने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा डूब गया, ठीक है। बट आज जब मैं उनसे मिलने आता हूँ तो थोड़ी सी होती है कि यार मेरे मेंटोर ने पैसे लगाए थे, स्टार्टअप ख़राब हो गया, तो लेकिन वो आज मुझसे हमेशा भी आता हूँ, कहते हैं मैंने पैसे सही घोड़े पे लगाए थे। तो वो प्राउड करते हैं कि यार मैंने पैसे तुम्हारे बिजनेस पे नहीं लगाए थे, मैंने पैसे तुम्हारे ऊपर लगाए थे। और मुझे वो, अगर मेरा मेंटोर मेरे ऊपर प्राउड हो रहा है मुझे देख के, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो कुछ लोग मिलते हैं आपको, फिर अल्लाह वसीले बनाता है आपके। फिर वो मेंटोर्स की लाइन लग गई मेरी, फिर वो सलमान भाई मेरे मेंटोर आ गए, कंजुम भाई मिल गए, खुर्रम भाई मिल गए, तो बहुत सारे मेंटोर्स आते रहे, हाजिक भाई मिल गए, तो आते रहते हैं। ज़िंदगी अल्लाह, आपकी नीयत ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि फिर अल्लाह ताला वसीले फिर उस तरह बनाना शुरू कर देता है। और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं, मैं एक मस्जिद, मैं 9वीं क्लास में था, प्रैक्टिकल सेंटर में, सॉरी मैट्रिक में, प्रैक्टिकल सेंटर में पढ़ता था, तिरेडी पे जो है। तो वहाँ पर एक करीबी मस्जिद थी, जुम्मे की नमाज, अक्सर मेरी जुम्मे की छुट्टी होया करती थी, लेकिन उस दिन एक्स्ट्रा क्लास थी, तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया, तो वहाँ पे एक इमाम साहब जो है ना खुतबा दे रहे थे। वैसे मैं, सीधी बात है, मैं खुतबा में उतने गौर से सुनता नहीं, लेकिन वो मौलवी साहब का जो खुतबा का अंदाज था ना, जो कॉन्टेक्स्ट था, उसने खींच लिया मुझे। कम्युनिकेशन स्किल्स टाइट, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो बात उन्होंने स्टार्ट करी कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप कोर कमांडर हैं और जंग छिड़ गई और सियाचिन पे आपको फ़ौज भेजनी है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक वही जो सियाचिन में आकर लड़ सकते हैं, पूरी फ़ौज उसको तैयार कर वो, और आप बोलो यार ये जो पुलिस वाला है जो चौक पे खड़ा होता है, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये मौलवी साहब के वर्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो चौक पे पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है, वो आप भेजोगे सियाचिन पे? तो ऑब्वियसली अंदर से सवाल है नहीं, क्योंकि कैपेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, सही बात। वो क्या, हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मस्जिद का इमाम ये बात क्यों कर रहा है। वो कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, वो पूरी तमीज़ मान रहे थे। तो उस पर उन्होंने फिर एक और बात की कि नेशनल ज्योग्राफिक की एक वो है, वो
नहीं, हाँ इन्होंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने जाके सर्च की, तो वो डॉक्यूमेंट्री थी नेशनल ज्योग्राफिक की। एक डॉक्यूमेंट्री उसमें बनाया कि सियाचिन के, पाकिस्तान की फ़ौज का बनाया उन्होंने, कि सियाचिन के ऊपर उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। उसमें दिखाया कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सुबह फजर से आधे घंटे पहले वो शॉर्ट्स पहन के, और उनकी बॉडी पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए, और पानी की बाल्टी उन्होंने अपने सर पर डाली है, गन राइफल उठाई है अपने ऐसे हाथ सर के ऊपर, और चक्कर लगाया है ओपन एयर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये उनकी ट्रेनिंग थी। और जब वो वापस अपने टेंट्स में आते हैं तो सर्जन जो है ना पीछे तैयार खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, क्योंकि जब वो लेटते हैं उनके पैर के तलवे ना ऐसे बाहर आए हैं और वो हंस रहे हैं, तो इसीलिए वो सियाचिन पे हैं। अब ये बात मौलवी साहब ने कह दी। इसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ ये बात ये कर क्यों रहा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया जैसे आपका हो गया थोड़ा बहुत। तो उन्होंने फिर एक कुरान की एक आयत बताई जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस वक्त मैं फेस कर रहा था, तो मुझे इमाम साहब का कॉन्टेक्ट ध्यान में आ गया था कि अगर मैं 5 साल कोई पैसे नहीं बना पा रहा, तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा 100%, में शायद मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट हूँ जो अल्लाह ताला मुझे भेजना चाह रहा है सियाचिन के ऊपर। तो वो सियाचिन की बैटल लड़ने के लिए ये तैयारी है मेरी। तो मुझे अल्लाह ताला कभी भी मेरी बर्दाश्त के ऊपर देगा नहीं। तो ये जो माइंडसेट, जो बिलीफ क्रिएट होना शुरू हुआ ना, तो फिर मैं रिलीजन बहुत पढ़ रहा होता हूँ अपने लिए। तो मैंने और भी चीज़ें देखनी शुरू की, जो अभी अब मैं इंशाल्लाह होगी तो बात मैं उसमें को भी क्रिएट करूँगा। तो ये माइंडसेट ना मुझे मिलना शुरू हो गया, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे ऐसा माइंडसेट चाहिए कि जो ना तोड़ने से भी ना टूटे, और वो इतना पुख्ता हो और इतना सही डायरेक्शन में भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा माइंडसेट डेवलप हो गया चूना लगाने का तो मैं तो चूना लगाऊंगा। मैंने हमेशा अल्लाह से बोला कि मुझे एक ऐसी वो माइंडसेट डेवलप करो कि जिसमें मैं भी आगे बढ़ सकूं और मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊं अपने सर्कल के अंदर, जो मेरे साथ फॉलो करते हैं। मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतनी कोई इज्जत दे देगा कि लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मेरे फैमिली सर्कल थे, जो मेरे दोस्त यार हैं, मैं उनको एटलीस्ट बता पाऊँ कुछ करके, इंस्पायर करके, यार ये मैंने कर लिया, जब मैं कर सकता हूँ एक बकवास सा आदमी, तो तू तो फिर पढ़ा लिखा है, तो तूने तो मास्टर्स किया हुआ है, तूने तो MBA किया हुआ है, तू तो फिर कर लेगा। जब मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। तो आप इंस्पायर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपनी सोसाइटी को इंस्पायर करने के लिए। तो वो, और इसी तरह बेसिकली मैंने जो सवाल तुमसे किया था कि इसके लिए माइंडसेट क्या चाहिए होता है, तो ये माइंडसेट बेसिकली इट translated into your personal brand actually. Yes. तो ये जो personal brand आज है, the way you are speaking, the way you are communicating, the way you are inspiring people, ये वो brand है जो काम कर रहा है। right. अगर ये वो चूरन मंजन बेचने वाला mindset होता तो तुम भी बहुत सारे sellers की तरह गायब हो चुके होते। right. मैं आपको इस पर एक 4 चीज़ें बताऊँ, मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को समझ में होनी चाहिए। मैं सूरह शम्स की आयत है, फ़ालम मा फजूरा व तकवाहा, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इंसान की पैदाइश पे उसके नफ्स के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ रख दी। अब डजेंट मैटर आप एथियस्ट हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, आप अच्छे मुसलमान हैं, आप बुरे मुसलमान हैं, डजेंट मैटर, इंसान होना चाहिए आपको। इंसान होना चाहिए आपको। तो फ़ालम फजूरा हो तकवा, इंसान के हमने नफ्स के अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ रख दी। तो अब मुझे किसी चोर को बताने की ज़रूरत नहीं कि तू गलत कर रहा है, उसको पता है। ठीक है, तो इनसाइड हमें पता है हम एक काम कर रहे हैं, ये गलत है या ठीक है। वाओ, ये तो अल्लाह ताला ने रख दिया। इसके 4 पार्ट्स हैं, ये दैट्स फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इब्लीस शैतान को भी छोड़ दिया है और इख्तियार दे दिया उसको, और फरिश्तों को भी छोड़ दिया है दुनिया के अंदर कि जाओ, इन कुछ सही लोग होंगे उनको वापस खींचो सही चीज़ की तरफ, और शैतान को भी दे दिया कि वो भी अख्तियार है, वो बहका सकता है, वसवसे डाल सकता है। थर्ड पार्ट, एक और मैं सूरत पढ़ रहा था, उसमें मुझे नाम नहीं याद उस सूरत का, लेकिन उसमें जब अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को बना रहे थे तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह ताला अब ये इंसान को बना रहे हैं और कह रहे हैं मैं इसको इख्तियार दे दूंगा, बादशाह दे दूंगा इस दुनिया की, तो ये तो इनके पास इख्तियार होगा, ये तो दुनिया के अंदर फसाद फैलाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि नहीं, इसमें तो कुछ लोग होंगे जो पलट के मेरी तरफ आएंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भी छोड़ दिया कि जाओ अच्छे लोगों को लेके आओ। तो दैट्स थर्ड पार्ट। अच्छा, इख्तियार कि अगर मैं आपको अल्टीमेट चीज़ बताऊँ, कितने लेवल तक इख्तियार दे दिया अल्लाह ताला ने, यहाँ तक इख्तियार दे दिया कि मैं तेरा खालिक हूँ,
मुझे कहना ना पड़े तुझे मसल के रख दूं मैं, इतनी ताकत है मेरे पास। लेकिन अगर तू तब भी मुझे नहीं मानता, इख्तियार है तेरे पास, वाओ, ठीक है, इतना लेवल तक इख्तियार दे दिया। जबरदस्त। एंड द लास्ट पॉइंट इज द जजमेंट डे। अब लोग जजमेंट डे से डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर जजमेंट डे ना हो तो अभी मैं बताता हूँ ये 4 पॉइंट्स अगर हटा दें जिंदगी में तो क्या होगा। तो जजमेंट डे रखा है, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। एक दिन होगा जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी। अब थोड़ी देर के लिए 4 पॉइंट्स को आप भूल जाएं। हैं तो सही, नफ्स के अंदर आपको पता, सारी चीज़ें पता है आपको, कोई चीज़ झुटला नहीं सकते आप। ये 4 पॉइंट्स को आप फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ये रखता ही नहीं। तो आज जब अपने घर से पॉडकास्ट करने आया और मैं अपने घर से पॉडकास्ट करने ही आया तो रास्ते में हम शायद जिंदा ना बचते, क्योंकि नफ्स के अंदर किसी को अच्छे बुरे की तमीज़ ना होती, ठीक है। इख्तियार होगा, पता ही नहीं होता कि जजमेंट डे भी आना है, तो पर ठीक है मार दो, इसको लूट लो। तो अभी भी लूटते हैं लोग। जो लूट रहा है उसको पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसको पता है मैंने मरना है एक दिन, जो मैं जजमेंट डे आना है, लेकिन वो कर रहा है। इख्तियार दे दिया अल्लाह ताला ने, इख्तियार दे दिया। तो उसने फरिश्तों की नहीं सुनी, उसने शैतान की फौज के अंदर अपना नाम लिखवा लिया। तो ये 4 चीज़ें मैं तो अपनी कंपनी के फाउंडेशन में, मैं तो अपनी कंपनी के लोगों को सिखाता हूँ, भाई पॉलिटिक्स करनी है ना अगर कंपनी के अंदर, तो तुम्हें पता है तुम बेकार हो, दूसरे को गलत काम कर रहा हो, अब इख्तियार है तुम्हारे पास, करते रहो। अच्छा अगर मैं ये तो रिलीजन हो गया, तो पर्सन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात हो गई। मैं इसको बिजनेस के ऊपर लेके आ जाता हूँ। आपने अपनी एक टीम हायर करी, आपकी टीम है मार्केटर्स की, मेरा यही फ्लो है। मैं जाऊँगा, मैं उनको बताऊँगा कि भाई ये काम आपने करना है और इसकी ओनरशिप 100% तुम्हारे पास है, सही। और मैं अकाउंटेबिलिटी का वर्ड जजमेंट डे अकाउंटेबिलिटी हटा दूँ तो क्या होगा, वो उसने मेरे सारे क्लाइंट्स का और मेरा जो ब्रांड्स के पैसे हैं उसने अन्यवाह खर्च करने हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो सामने रखनी नहीं है। सामने बोला जो करना है करो। अच्छा सामने जैसे ही बोला जो करना है करो, तुम्हारी कॉल, तुम्हें सजेशन लेना है आ जाओ सजेशन लेने, कॉल तुम्हारी होगी, ओनरशिप 100% तुम्हारी है। सैटरडे को बैठ के जब वीकली मीटिंग होगी वहां पर आपने बताना है कि क्यों किया आपने, रीजनिंग देनी है, मेन थिंग। हाँ, तो जब आप ओनरशिप देते हैं, आप ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं, ओनरशिप नहीं दे रही, माइक्रो मैनेजमेंट। ओनरशिप आप जब तक नहीं दोगे दूसरे को, अकाउंटेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ओनरशिप देनी है, अकाउंटेबिलिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। आई कैन टोटली रिलेट, हर बंदा काम करना शुरू कर देगा। और इसी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वही फालम मा फजूरा व तकवा, तो मेरे डिज़ाइनर को पता है या मेरे मार्केटर को पता है, ये मैं 3 घंटे का काम है मैं उसको 6 घंटे में करूँगा, उसको पता है ये गलत काम कर रहा हूँ मैं, तो उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे उसको बताने की ज़रूरत है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, उसको याद दहानी करानी है, और मैं कराता रहता हूँ, खुद भी करता रहता हूँ, उसको भी कराता रहता हूँ। तो ये इन चीज़ों ने, जिसमें मेरे फादर हैं, बड़ा उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो मुझे चीज़ें सिखाते रहते हैं। मेरे चाचा हैं अतिक चाचा, वो बहुत चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो इन लोगों ने मेरा ना माइंडसेट इस तरह डेवलप किया है। उन्होंने मुझे कोई स्किल नहीं सिखाई ज़िंदगी में, उनको पता भी नहीं है फेसबुक एड्स कैसे लगता है, ई कॉमर्स कैसे होता है। तो उन लोगों ने मुझे ये माइंडसेट सिखाया कि कैसे अच्छा इंसान बन जाओ, तो कहीं ना कहीं सही बात कर लोगे। स्किल चाहे तुम ट्रेनर हो, जिम ट्रेनर हो, चाहे ई कॉमर्स के चैंपियन हो, चाहे आप फर्नीचर बेचते हो, चाहे आप पंचर लगाते हो, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने ज़रूरी है। एज अ ह्यूमन इंसान होना ज़रूरी है आपके लिए। ये सारी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2-3 दफ़ा एक एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि अगर मैंने सेल्स की फील्ड में अगर नौकरी की है 4-5 जगह, तो बहुत दफ़ा ये हुआ है कि मैं कोई फूड प्रोडक्ट से एकदम कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचने पे आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हाउ कैन यू रिलेट, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो फिर मेरा हमेशा एक जो चीज़ क्लिक करती थी वो ये है कि सेल्स के फंडामेंटल्स एक ही हैं, राइट, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्राइस और बेस्ट कम्युनिकेशन, बस ये 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। अब वो आप कोई GE का वो कोई जनरेटर बेचें या माचिस की डिबिया बेच रहे हों, सही है। तो इसी तरह आपके वर्क एथिक, आपकी जो ब्रॉटअप है, अगर वो, क्योंकि जिस कम्युनिटी में, जिस घर में आपने आँख खोली है और जो सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए गए हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, ये चीज़ें बंदा लाइफ में देख के सीख रहा होता है, अपने फादर सीख रहा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी बच्चा अपने घर से ही सीखता है, जब घर पे हो रहा होता है तो वो अपनी बेगम के साथ कर रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, ये चीज़ें बताई मतलब एक्शन से क्रिएट की जाती हैं। एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुली पुट बाय यू। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारा जो मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल देख रहा था, जितने मेरी तुमसे बातचीत रही है, तुमने कंपनीज में काम किए, क्रेव मार्ट में यू स्टार्टेड योर फर्स्ट जॉब एक्चुअली,
दुकान.pk. दुकान.pk सही है, उसके बाद क्रेव मार्ट पे आए थे। Yes. सही है। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते जिसने कभी नौकरी की ना हो, सही है, अब हमारे यहाँ एक डायकोटमी है कि हम जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो हमेशा देखते हैं कि यार लाइफ है साले की, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जब दिल चाहता है उठता है जाता है, नीचे वालों की बजाता है, काम करता है, और ट्रैवल भी कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। और जो बेचारा वो होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बोलता है यार क्या लाइफ है, कुछ भी करे साले की, काम चोरी भी कर रहा हूँ ना, पैसे पूरे आने। ये चीज़ मैंने देखी थी, मेरे एक क्लाइंट गुजरे हैं, वो कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कह रहे हैं कि एक दिन मुझे अचानक अंदाज़ा हुआ कि मैं जब प्लेन से निकला दुबई में, तो मेरा CFO कंपनी का उसी प्लेन से निकला, मुझे नज़र नहीं आया था, मैंने किधर थे, तो बोला मैं फर्स्ट क्लास में था। CFO कह रहा है मैं फर्स्ट क्लास में था, जो ओनर है वो बेसिकली इकोनॉमी का फर्क है, बोले मुझे पता था मेरी कंपनी खसारे में जा रही है और मैं कहीं ना कहीं खर्चे काट रहा था जितने मैं काट सकता हूँ, लेकिन वो एंटाइटल्ड था एक जॉब पे, उसकी फर्स्ट क्लास एंटाइटलमेंट थी, वो यूज़ कर रहा था। उस वक्त मेरे जहन में है कि यार सीन है कोई। तो तुमने एंटरप्रेन्योर होने के नाते जो जॉब पे गए वहाँ क्या डिफरेंस देखा? देन अगेन यू हैव बिन कंसल्टिंग डिफरेंट फर्म्स नाउ, तो किस तरह देखते हो एक जॉब को, एक एंटरप्रेन्योरशिप को और कंसल्टेंसी के बिजनेस को, कि इसमें कौन कौन सी लर्निंग्स एक दूसरे में काम आती हैं, और अगर एक बंदा ये तीनों चीज़ों में जगल करना चाहे तो व्हाट आर द वैल्यूज दैट वन शुड हैव? देखिए, जब मैं दुकान.pk गया तो वहाँ मेरा कोई इरादा नहीं था, हालांकि मेरी पहली जॉब नहीं थी, करेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं, बहुत पहले मैंने एक बहुत सारी और जॉब्स की हैं, बट और जॉब्स को हटा दें अगर तो दैट्स मेरी पहली नौकरी थी। तो जब मुझे मेरे एक मेंटोर हैं अंजुम सोहेल, मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे मोनस रहमान से कनेक्ट कराया, क्योंकि मोनस जो है वो अपनी वो मार्केटिंग हेड तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने, अंजुम भाई ने मुझे, मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आपको एक मेंटोर काबिल समझ रहा है कि आपको कनेक्ट करा रहा है। तो अगेन आई वाज प्राउड, और मोनस रहमान एक अच्छा बड़ा नाम है, रोजी.pk के ओनर से, सबको पता था। तो उनका मैसेज आया मेरे पास, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें पूछी, मैं उनको बता दी। तो उन्होंने कहा कि यार वो चीज़ें वर्क की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार कम ओवर लाहौर और हम आपको होस्ट करेंगे और विल डिस्कस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाहौर चला गया। लाहौर उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से होस्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे मैं गया, उनकी टीम थी, तो अच्छा मैं वहाँ पे फातिमा मज़हर से पहली दफ़ा मिला। फातिमा मज़हर वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ करीम, तो बहुत उन्होंने एक्सपेंशन पे काम किया करीम की, तो मुझे पता था उनके बारे में। तो मैं तो देख के हो गया कि फातिमा मज़हर भी वहीं पे हैं, तो मुझे तो मोनेस, फातिमा और इतनी बड़ी रोज़ी कोई टीम है, कोई बड़ा कोई गेम है। फिर उन्होंने मोनेस ने मुझे दुकान.pk के बारे में बताया कि हम ये करना चाह रहे हैं और इसकी हमने ऐप डाउनलोड्स की कोई कैंपेन हमने करनी है। तो इतने सी टास्क था, तो मैंने कहा इसके लिए, मतलब अंदर में सोच रहा हूँ, मैंने कहा इसके लिए मैं लाहौर आया हूँ, मतलब ये तो मैं वहीं बैठे बैठे कर देता। तो खैर हम जाते, रमज़ानों के दिन थे, तो मैंने उनकी पूरी टीम को एक हॉल में बुलाया, मैंने ट्रेनिंग दी। तो वो मोनेस भी देख के इंस्पायर हुए और फातिमा मज़हर भी देख के इंस्पायर हुए, यार इसको बंदे को कुछ आता है। तो अच्छा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैंने कोई नहीं कि मैं उनको इंस्पायर करके वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मैं तो मॉरली वो हो गया था कि यार ये मैं काम करने के लिए ऐप कैंपेन चलाऊंगा मैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं था वो, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड दिस इज द रीजन योर वर्क रिजल्टेड इन 3000% कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, तो नहीं, उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं थी, उन्होंने अब तक मुझे बताया ही नहीं था। वो मुझे जज कर रहे थे उस वक्त कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको पूरी चीज़ बताई, फनल समझाया, सारी चीज़ समझाई, तो उनकी टीम थोड़ी सी हो गई यार, इस बंदे को असेस कर रहे थे। यस, वो असेस कर रहे थे। सही है। तो फिर मोनेस ने मेरी फ्लाइट आगे कराई, और उस दिन जो है मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जो है वो रोज़ा इफ्तार करोगे। मैंने अपनी वाइफ को कॉल करी कि भाई मैंने फ्लाइट डिले हो गई और मैं जो है इफ्तारी के बाद, इशा की नमाज़ के बाद मेरी फ़्लाइट है, तो मैं उसमें आऊँगा। सही। तो उसके बाद मोनेस और फातिमा से मेरी जब बात हुई, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे एक्चुअल विजन के बारे में बताया कि हम करना क्या चाहते हैं। तो वो विजन ऐसा था जो मैं करना चाहता था। उस वक्त मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी नहीं थी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गई है, वो गंजी हुसैन के बाद। वहाँ पर मोनेस ने कहा कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि एक परचून की दुकान वाला बेच सके प्लेटफॉर्म के ऊपर विदाउट एनी हैसल। तो मैंने कहा यार यही तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, कोई प्लेटफॉर्म होगा। और उन्होंने बताया था कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस की भी है। तो मैंने कहा यार मैं करूँगा और मैं इनके साथ जुड़ के करूँगा, मुझे तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, मुश्किल डिसीजन था, नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप से नौकरी, मैंने अपना बिजनेस बंद किया था बाय द वे इसके लिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपना आपको असेस किया कि मैं 5 लाख रुपए महीना बना रहा था उस वक्त,
तो अपने बिजनेस से। तो मैंने कहा यार मैं 5 लाख रुपए बनाऊं, क्या ये मेरी फैमिली को प्राउड करेगा या मुझे प्राउड करेगा, या मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, ये मुझे प्राउड फील करेगा, ये मेरे अब्बा बोलेंगे कि ये मेरे बेटे ने बनाया। तो मैंने बोला कि यार ये है। तो मैंने अपने आप को असेस किया, सेल्फ अवेयरनेस, अगेन दैट्स अ लेसन ऑफ गैरी वी गुरु, गैरी वी। बिल्कुल। तो सेल्फ अवेयर हो गया मैं कि यार मुझे ये काम करना। तो नेक्स्ट डे आई क्विट माय बिजनेस। मैंने कहा मैं जाता हूँ। अच्छा, क्विट भी इस तरह नहीं कि मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, मैंने अपने पार्टनर्स को बोला तुम चलाओ और मैं जा रहा हूँ, मैं ओवरलुक कर लूँगा, मैं ओवरलुक कर लूँगा। बंद नहीं किया था हमने। तो मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ गया तो अब मैं काम कर रहा था एज अ कंसल्टेंट, अभी भी मैं एम्प्लॉय नहीं था। तो अब मेरी एंगेजमेंट, हाँ मेरी एंगेजमेंट इस तरह हुई थी कि मोनिस ने कहा था कि आपने महीने में एक फ्लाई करके आना होगा और हम वीकली मीटिंग्स कर लिया करेंगे। इस तरीके से हमारी एंगेजमेंट हुई थी और उन्होंने अच्छे पैसे देते मुझे। तो जब काम अच्छा होना शुरू हो गया, जब वो कॉस्ट रिडक्शन पे हम आए और वो इतनी ड्रामेटिक नीचे से बहुत होती है 3000% यार। तो वहाँ से ना तो मोनिस ने मुझे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर की कि यार ये तो अब यहाँ आके ना डेवलप होगा। अब जाहिर बात है इसके लिए भी मुझे एक बहाना चाहिए, कि कोई रीज़न चाहिए कि मैं कराची से लाहौर मूव कर रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मेरी नई नई शादी थी, मेरी 3 महीने की बेटी थी उस वक्त। तो मैंने कहा तो बड़ा डिसीजन है। तो फिर मैं खैर वहाँ पे बात करने गया, उन्होंने समझाया कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, मूव टू लाहौर, क्योंकि अब हम पाकिस्तान का पहला एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एडटेक। हाँ एडटेक। वहाँ पर मैं मिला था हाजिक भाई से, जो क्रेव मार्ट के को फाउंडर हैं। ओके। मुझे हाजिक भाई, हम वापसी जा रहे थे तो होटल साथ, हम एक ही रिक्शा में जा रहे थे क्योंकि गाड़ी वाड़ी थी नहीं हमारे पास लाहौर में। तो हाजिक भाई ने कहा कि अगर उसामा तूने ये बना लिया ना तो मैं तो तुझे मान ही जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त आई वॉज कंफ्यूज, मुझे खुद नहीं पता था मैं बना सकता हूँ ये, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था। टेक वाला पार्ट मैंने नहीं किया था, टेक वाला पार्ट टेक की टीम ने करना था, मुझे फनल्स क्रिएट करना था, कैसे पूरा मॉडल मैंने डिजाइन करके बताना था टेक को, थॉट प्रोसेस तुम्हारा, थॉट प्रोसेस मैंने चलाना था। तो टेक टीम के अंदर होते थे इमरान भाई। इमरान भाई बहुत ब्रिलियंट गाय ना, मतलब वो समझते थे बात को, उनके साथ बात करने में मजा आता था, यार ये मेरी बात को समझ रहे हैं। वरना टैग वाला बंदा बोलता था वो भाई मुझे लिख के दे दो ब्रीफ, क्या चीज़ बनानी है बना दूंगा। वो बैठते थे साथ। तो इमरान भाई होते थे, बड़े अमेजिंग बंदे होते थे, वो सुनते थे। वरना टैग वाला कहता था कि मुझे ब्रीफ बना के भेजो और मैं बना दूंगा। तो इमरान भाई 1-to-1 सेशन लगाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो बोलते थे कि अच्छा ये इस तरह क्या होगा। जैसे हमें एक प्रॉब्लम आई थी, बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करना था हमारे दुकान के प्लेटफॉर्म से, तो वो बहुत अमेजिंग टीम थी और सारी चीज़ें बड़ा मज़ा आया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 months हमने वो बीटा टेस्ट लॉन्च कर दिया था, बीटा प्लेटफॉर्म। तो इसलिए मैं गया था। फिर मैंने मूव कर दिया, लाहौर मूव किया मैंने, क्योंकि पहले विजन था कि एक परचून वाला बिजनेस स्टार्ट कर ले। बिजनेस तो मैंने भी स्टार्ट किया, अब मैं अपने आप से कनेक्ट कर रहा था कि बिजनेस तो मैंने भी स्टार्ट किया था। मुझे मसला आया था मार्केटिंग में, एक फेसबुक मार्केटिंग सीखो। एक परचून की दुकान वाला फेसबुक की मार्केटिंग नहीं सीख सकता, उसका टाइम नहीं है। तो एड टेक करता क्या था कि 3 स्टेप्स के अंदर आपके ऐड लाइव हो जाते हैं। जैसे मैं ऐड चलाता हूँ, सही, एक एक्सपर्ट का फनल वो इंटीग्रेट करता है 3 स्टेप्स। सही। तो फिर वहाँ पर मुझे एक मिला बहाना, यार ये गेम और बड़ा गेम है। तो मैं फिर अपनी फैमिली से पहले 3 महीने में खुद, 3-4 महीने पहले मैं खुद गया लाहौर। फिर मेरी फैमिली मूव हो गई, तो मैंने तकरीबन साल काम किया। फिर आई लेफ्ट दुकान डॉट पी के। फिर मैं जब दुकान से वापस आया तो 2 महीने के बाद आई ज्वाइन क्रेव मार्ट। तो क्रेव मार्ट के ऊपर मेरी पहले से बात चल भी रही थी कासिम भाई से कि, तो मुझे समझ में आया फिर उनका भी गेम, FMCG में मुझे काम करना था। एज अ मार्केटर आप जितनी डाइवर्सिफाई अपनी पोर्टफोलियो बनाते हो ना, उतना आपका दिमाग खुलता है कि FMCG होगा तो कैसे मार्केट करना है, ऑटोमोबाइल होगा तो कैसे करना है, मैंने स्पोर्ट्स की मार्केटिंग करनी था मैं कैसे करूँगा, फिटनेस की करनी था मैं कैसे करूँगा, फर्नीचर को कैसे बेचूंगा, सेंट्स एंड स्टोरीज का परफ्यूम में कैसे बेचूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जब पोर्टफोलियो डाइवर्स करता है ना, तब आप जाके का दिमाग आपका उस तरह काम करना शुरू करता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है इस तरह बिकेगा। तो वो पोर्टफोलियो भी बनाना था और सारी चीज़ें थी। तो
मैंने इसलिए मतलब मेरे ख्याल से इसी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट में जो शैकल्स हैं और लिमिटेशंस ऑफ माइंडसेट है वो इसी वजह से हैं कि वो इतना एक्सपोजर होता नहीं है। और अगर एक्सपोजर देती भी है कंपनी या कोई वर्क प्लेस तो फिर पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क क्योंकि कंफर्ट जोन है उनका। और ख़ास तौर पे वो जो ज़ाहिर है जिस तरह गैरी वी की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़े गुरु गुजरे हैं स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एक ज़माने में कहा था कि यू नीड टू बिलीव इन कार्मा, गॉड, वट एवर, बिकॉज डॉट्स आर ऑलवेज कनेक्टिंग। राइट। तो मैं अगर तुम्हारी स्टोरी में देखूँ तो आई कैन सी द डॉट्स दैट आर बीइंग कनेक्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते। इससे एक दूसरा क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि इट्स यूजुअली सेड दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। तो तुमने जितने भी नाम लिए सारे माशाल्लाह से दे हैव बिन एक्सपर्ट्स इन देयर इंडस्ट्रीज एंड यू कनेक्टेड विद देम बाय हुक और बाय क्रूक बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर। तो इसमें तुम क्या कहोगे कि हाँ वाकई जो नेटवर्क होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? एज अ सेल्स पर्सन प्रोफेशनल मैं जानता हूँ कि मैंने जितना भी काम किया है कंपनीज़ में या जितने भी सेल्स में काम किया, जितना अपना भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें नेटवर्क बड़ा काम आता है। और बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है what you know does not matter as much as whom you know। यस। हाँ। तो इस बारे में क्या तुम्हारा पर्सपेक्टिव है मैं नेटवर्किंग के बारे में? बिल्कुल, नेटवर्किंग के बगैर तो एंटरप्रेन्योर हो नहीं सकता, क्योंकि उसको ना बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अब बहुत से लोग मैं सॉरी तुम्हें बात कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूँ कि बहुत सारे लोग ना कहते हैं ना कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट के नाम पे बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते या कनेक्ट करना नहीं चाहते। तो उनके लिए तुम क्या टिप दोगे और क्या इसमें क्या फिलॉसफी क्या है नेटवर्क? नहीं, इंट्रोवर्ट मेरे हिसाब से बात गलत है। इंट्रोवर्ट जो है वो कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार बैठता है, क्योंकि वो कर नहीं पाता बस। तो आपको इंट्रोवर्ट को ना अगर कोई मिल जाए तो आपको पहल करनी पड़ती है, बस ये होता है। और मेरे मामले के अंदर क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, एज आपने फील कर ही लिया होगा, इतने सालों से हम आप मुझे जानते हैं, तो मेरे अंदर से आता है कि मैं अगर मुझे बंदा समझ में आ रहा है ना तो मैं उससे किसी भी तरीके से मिल लूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जाके उससे मुलाकात करके आऊँ और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूँ उस चीज़ से। वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूँ। तो आपको अच्छा होगा ये जब आप नेटवर्क अपना बिल्ड कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, आप नेटवर्क होना ज़रूरी है। लेकिन नेटवर्क दो किस्म का है। एक है हाई नेटवर्थ लोग, हाँ ठीक है, दैट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर आपका वो नेटवर्क में आना मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप पे आप अवेलेबल हैं उससे, वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता, ये होता है नेटवर्क। तो उन लोगों से आपका नेटवर्क होना चाहिए जो लोग आपके विजन के साथ अलाइंड हो, ठीक है, सिमिलैरिटीज हो किसी हद तक, तभी वो आपसे रिलेट करेंगे और आप उनसे रिलेट करेंगे, और उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया भी हो। वरना हम तो नेटवर्किंग कहते हैं कि सक्सेसफुल बंदा होगा ही तो हम नेटवर्क करेंगे, वरना हम नेटवर्क नहीं करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा सक्सेसफुल होना ज़रूरी है नेटवर्क के लिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे इंसाइट्स और आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं करता कि इनको ये चीज़ें आती होंगी। और मैं उनसे बोलता भी हूँ तुम्हें इतनी सी चीज़ें पता हैं, तुम काम कुछ करते क्यों नहीं? तो खैर वो पूरा अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दुकान में मैं गया, मोनस से मैंने कनेक्शन की, सारी बात हुई, बट आज मेरे मोनस से कोई इस तरह का नेटवर्क कोई रब्ता नहीं है, ठीक है। फातिमा मदर से आज भी है, मैं उनको मैसेज डालता हूँ, शी इज़ काइंड इनफ कि मुझे रिप्लाई करती हैं, मिलती भी हैं, और जब भी मैं लौट जाता हूँ मुलाकात भी होती है। दूसरे एंड के ऊपर फिर मैं हाजिक भाई से मैं आज भी मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ। क्रेप मार्ट छोड़े हुए मुझे कोई 6 महीने 7 महीने हो गए, बट हाजिक भाई मुझे आज बुलाएंगे, मैं चले जाऊँगा, और मैं हाजिक भाई से आज टाइम लूँगा, शायद मुझे कल का टाइम दे दें। तो मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन बनता है। सेम मैं जब कॉर्पोरेट के अंदर मैंने काम किया ना, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने जो छोड़ा है कॉर्पोरेट, जो मैंने, हालांकि क्रेप मार्ट के बाद भी मेरे पास एक बड़ी अच्छी जगह ऑफर थी, मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ना अभी हो क्या रहा है, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, एक बड़े नाम से वो एम्प्लॉयमेंट करता हुआ बंदा नौकरी छोड़ेगा और वो काम करेगा, तो उसने ज़िंदगी भर वो कॉर्पोरेट कल्चर देखा है, तो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि मैं इसी तरीके से यहाँ पर वो कल्चर डेवलप कर लूँ। उसी तरीके से लोगों को जो है ना, मैं उनकी, वो लोग आए हैं तो बोला कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, बस उनको उसको काम करते हैं, फेक इट। हाँ, नहीं फेक इट, आप काम करो, आप फेक करो पीछे बैठ के कि आप काम कर रहे हो, ये पसंद है। हाँ, बिजी नजर। हाँ, तो मैंने ये बिलीव किया है। वेयर एज कि मैंने उन लोगों के साथ, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, सात भाई की सेंटेंस स्टोरी वाली। जब मैं सात भाई ने मुझे कॉल की, तब जब कंसल्टेंट, मैं एज अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसलिए मेरी मुलाकात हो रही है। जब सात भाई ने मुझे ऑफ़र किया तो मैं सात भाई से 2-3 दफ़ा मिल चुका था। अब सात भाई वो उस कल्चर से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ना जो रूम मुझे, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ,
मुझे जो रूम मिला खेलने का, एक्सपेरिमेंट करने का, कि मुझे ये चीज़ करने के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, वो रूम देना ज़रूरी है आपको, सही बात, कंसल्टेंट को नहीं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी। अपने एम्प्लॉयज़, क्योंकि अभी हमने बात की कि ओनरशिप आपने देनी पड़ेगी, आप अकाउंटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो कि भैया आपने ये कहा था ये करना है लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आया। तो अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर तो हर बंदा अब्यूज़ करेगा उस चीज़ को। तो ओनरशिप तो दो, अकाउंटेबिलिटी बाद में ले लेना। अब उल्टा होता है कॉर्पोरेट कल्चर में, अकाउंटेबिलिटी पहले, ओनरशिप कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये करना, अच्छा बताओ क्या होगा इससे? वेरी मच रिलेटेबल, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब मैं कोई कैंपेन करने जा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल, कंपनी का नाम नहीं लेता मैं बोल रहा हूँ कि यार हम 2 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर महीने की, फेसबुक एड्स के ऊपर से बात कर रहा हूँ, हम 2 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं। मैंने बोला यार हमें 2 करोड़ रुपए स्पेंड नहीं करने चाहिए। कौन बोलेगा ये बात? मीडिया वाले बोलते 2 करोड़ भी कम है, 4 करोड़। मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, एक ये 80 लाख में भी काम हो जाएगा, मुझे बाकी चीज़ों पे काम करने दो, मुझे क्रिएटिव बनाने दो, क्योंकि वही एड सेट वाला एड बजट एड सेट बजट है, तो मैं क्रिएटिव मुझे बनवाने दो, मुझे एड्स बनवाने दो, उस पर स्पेंड करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे काम, यस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, उनसे काम कराते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ये बजट सेव कर लो, मुझे 3 लोगों की टीम बना लो। 3 लोगों की टीम क्या, एक बंदा हायर करने के लिए भी उनके पास बजट नहीं है। लेकिन फेसबुक ऐड जिसको मैं मना कर रहा हूँ उतना स्पेंड ना करो, वो बजट स्पेंड करने के लिए बहुत पैसा उनके पास, क्योंकि उनको लग रहा है जितना स्पेंड करेंगे उतना आएगा, उनको लग रहा है। तो भाई जब तुम्हें लग रहा है तो तुमने मुझे क्यों हायर किया? अगर मैं एक कंपनी का हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ तो मैं कहीं तो मेरी आप सुनोगे ना, और सिर्फ मेरी नहीं, हर बंदे की आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको हायर इसीलिए किया कि वो अपने आके सर्विस करे और परफॉर्म करके बाहर निकले और वैल्यू ऐड करे ना, आप वैल्यू ऐड करने के लिए बुला रहे हो। वैल्यू ऐड ऐसी होगी ना कि आप उसको काम तो करने दो। तो अगर आप कोई कंपनी के अंदर कोई कंसल्टेंट हो या कुछ हो, अगर उस बंदे को काम नहीं करने दिया जाएगा, उसको रूम नहीं दिया जाएगा मिस्टेक्स करने का, तो फिर तो गेम ऑफ है। अकाउंटेबिलिटी भी इस तरह नहीं चाहिए कि तुमने गलती की आइंदा नहीं करना, ठीक है? वो उसको मिस्टेक्स बात करने का भी एक तरीका होता है बंदे से कि यार अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही तो ठीक है यार, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेट्स ट्राई। हो गया ना, इफ यू हैव टू फेल फास्टर, यस, मार्क ज़करबर्ग बोलता है फेल फास्ट। बिल्कुल, तो फेल फास्ट, ये माइंडसेट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। शायद मैं बहुत कम लोग हैं, 2-3 और कंपनीज हैं मैं उनको जानता हूँ, लेकिन साद भाई का मैंने माइंडसेट ऐसा देखा है कि वो हम ऐड बना रहे हैं ना और उनको समझ नहीं आ रहा, कहते हैं ठीक है लेट्स डू इट, क्या होगा, फेल हो जाएंगे यार। बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि एक ऐड हमने बनवाया और वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, राहिल को समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो हम अगर नहीं करते कि अपनी असम्पशन के अंदर कि वो नहीं चलेगा, लेकिन वो चल रहा है, तो कहते हैं ना, गैरी भी कहता है कि शुड आई ईट दिस चेरी और नॉट, तो कहता है द ओनली वे यू कैन नो इज ईट द चेरी। ये बड़ी दोस्त बात लगी मुझे, कि जब भी आप डिदर कर रहे होते हैं, आप फेंस पे बैठे हुए होते हैं, तो यू हैव टू बी आइदर वे, तभी तो पता चलेगा करना क्या है, मतलब फेंस पे बैठे रहोगे। अच्छा, इससे तुमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बीच में बात की। एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है, तलरेजा नाम से उनका चैनल है, बड़ा मैं उसको फॉलो करता हूँ उस बंदे को। अभी बीच में उसका एक क्लिप दिख रहा था पॉडकास्ट का, उसने बेसिकली कहा था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, दिस हैज़ टू बी पुट इन द राइट प्लेस एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोहली पेप्सी को एंडोर्स कर रहा है, तो पेप्सी और स्पोर्ट्स का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो कोहली ने अभी कुछ अर्से पहले भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने का सोचा है, क्योंकि रिलेट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। इसी तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं, बीच में कुछ केसेस हुए हैं, जैसे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसके लिए उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, प्रोजेक्ट्स फेल हो गए या डिलीवर नहीं किया, तो इन्फ्लुएंसर ने कहा कि भाई मैं क्या, मुझे बस पैसे दिए गए थे, मैंने बोल दिया। तो ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि यार ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है और इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा सोच समझ के पिक करनी चाहिए अपनी बैटल्स, और उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी रहनी चाहिए? ऐसा ही है। इंडिया के अंदर अभी एक मैंने देख रहा था कि वो गुटके की कैंपेन्स जो है वो शाहरुख खान ने भी की है। हाँ, तो अक्षय कुमार ने भी की है, हालांकि वो बड़ा खिलाफ है इसके। तो अब पीछे की स्टोरी क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई पाकिस्तान का बड़ा क्रिकेटर है, उसको पेप्सी ऑफर होती है, तो पैसे तो हिज कॉल के, वो उसको करना ही नहीं करना। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पहली बात तो ऐसी चीज़ है कि आपको 100% प्लान करनी है कि मैंने किसके साथ मार्केटिंग करानी है, वो मेरे साथ कर भी रहा है या नहीं कर रहा रिलेट। अगर आप एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ गालियाँ देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप एक रिलीजियस चैनल हो, आप उससे कभी भी मार्केटिंग नहीं कराओगे, ना बोलोगे आप मेरे चैनल को एंडोर्स करो, क्योंकि रिलेटेबिलिटी नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर उस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं।
ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की। मैक्रो लेवल के ऊपर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जो आपने भी बात की है। अब मैं आपको बाबर आजम के एग्जांपल देता हूँ, अभी पेप्सी की कैंपेन की उन्होंने, तो वैसे तो बाबर आजम के कॉलेज उसको करनी है नहीं करनी, लेकिन रिलेटिबिलिटी भी नहीं बनती, लेकिन क्योंकि अगेन बायर पर्सोना पेप्सी का टीनेजर्स हैं, और राइट नाउ बाबर आजम सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है टीनेजर के लिए, राइट। तो बाबर आजम को उनको लेकर आना पड़ेगा अगर उनको इन्फ्लुएंस करना है कि पेप्सी पियो। तो अभी बाबर आजम की अभी बाबर आजम की अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं कि वो किस तरह से करते हैं। यस, अब आ जाएगी बात, ये तो ब्रांड्स की बात होगी, अब आगे आ जाएगी बात इन्फ्लुएंसर की कि उसको क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ जो कि अपने वर्क एथिक्स के बारे में बड़े सीरियस हैं। जुनैद अकरम बहुत सीरियस है, वो मतलब 2-3 ब्रांड्स थे जो मुझे खुद भी लग रहा था कि शायद जुनैद भाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। हमजा भट्टी, सेम लाइक हमजा भट्टी, इरफान जुनेजो, मैं इनको तो तीनों को पर्सनली जानता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मना कर देते हैं कि यार हम नहीं करेंगे जब तक हम प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इरफान जुनेजो तो यहाँ तक है कि मैं जब प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, आप मुझे दिखाओगे, फिर करूँगा मैं करना ही है या नहीं करनी। इरफान सबसे ज़्यादा मुझे लगा ऐसा कि हालांकि मेरी सबसे कम मुलाकातें इरफान के साथ हैं, जुनैद भाई के साथ सबसे ज़्यादा हैं, हमजा के साथ कम है, लेकिन इरफान के साथ सबसे कम है। लेकिन उसको मैंने जो जिस टाइम के अंदर असेस किया, वो कहता है कि मैं जब तक प्रोडक्ट 100% तरीके से नहीं देखूँ मैं नहीं करूँगा। जुनैद भाई भी ये करता है, ऐसा नहीं कि जुनैद भाई बोलेंगे कोई भी लाओ मैं बेच दूंगा, वो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है इरफान है। देखा जाए तो जुनैद भाई तो देखो एक एज फैक्टर भी है, माशाल्लाह वो मैच्योर भी हैं, लेकिन इरफान जुनैद काफ़ी यंग है इस मामले में, और जो उसका वो रहा है, क्योंकि मुझे इतने यंग लोगों में इतनी मैच्योरिटी बहुत कम देखने को मिली है, खासतौर पर टिकटॉक के कोलैबोरेशन से। जो इरफान जुनैद ने वीडियो बनाई थी जिसमें इसका जिक्र भी किया था बुक का, जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें उसने ये कहा था ना कि ट्रेंड के पीछे भागोगे तो ट्रेंड के थल्ले लग जाओगे, मतलब फिर आप डिपेंड करने लगोगे। तो भाई अपना ट्रेंड बनाओ, क्योंकि एक कोई ट्रेंड आता है, अभी पिक्चर आई है, सब ऊपर देख के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो भाई जिसको देखो हज़ारों लोग कर रहा है और हर कोई बेचारा वो एक कंपल्शन का शिकार हो जाता है कि मुझे करना ज़रूरी है। इरफान जुनैद डजंट डू दैट, राइट। तो लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खास तौर पे जहाँ तक बात आती है, फिर उसकी स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज बड़ी ज़बरदस्त हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे ना वो थे क्या कहते हैं पप्पा हैं मेरे, न्यास पप्पा हैं बड़े, वो भी मेरे मेंटोर्स में से एक हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हैं मुझे। उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात बताई थी कि आप कभी किसी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, नुसरत फ़तेह अली खान का एक इंटरव्यू है, उस पर उन्होंने एक बात की है, वो उनसे सवाल किया कि आप पॉप कल्चर के बड़े ख़िलाफ़ थे, लेकिन आपकी इसमें ना मुझे कवालियों में ना पॉप नज़र आता है। तो उन्होंने इतना अमेजिंग आंसर दिया, उन्होंने कहा अगर आपको किसी इंडस्ट्री को ठीक करना हो ना, तो आपको उनके अंदर जाके वापस आना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने पता लग गया ना ये चीज़ गलत है, तो आपको ज़रा सा घुसना तो पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये स्ट्रेटजी अपना रहा है, मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग टैक्टिक, ठीक है। लेकिन अगर उनको उनके अंदर घुसा हुआ है और वो वही काम कर रहा है, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने मुझे एक चीज़ याद आई, तो मैंने कहा आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं कोलैबोरेशंस देख रहा हूँ इरफान जुनैद की, वो उसकी स्टोरी टेलिंग से टोटली रिलेट कर रही हैं। जिस तरह रमज़ान में रील्स का गेम ऑन हुआ है, मतलब दैट वाज अमेजिंग। मेरे ख्याल से इस तरह की स्टोरी टेलिंग पे मैं काफ़ी, क्योंकि फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे हैं एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, लेकिन एक लेगेसी होती है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बीच में जैसे इनकी पॉडकास्ट थी गंजी स्वैग की, उसमें एक इंसिडेंट आया, तुमने बताया कि वी हैड टू गेट इनटू दराज, सही है। अच्छा, मैंने एक बुक पढ़ी थी जुगाड़ इनोवेशन, वो भी एक इंडियन ऑथर है, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जुगाड़ के बारे में बड़ी साइंस बताई। मुझे वो याद आ गया कि तुमने ना आओ देखा ना ताओ, तुमने कहा यार देखो पता करना तो है, सही है, अब पता नहीं है कौन है क्या करना है, क्योंकि अगर थ्रू प्रॉपर चैनल जाते, अपॉइंटमेंट किसी से तुम करवाते या किसी से बोलते या फ़ोन करते या इंटरनेट पे अपना कोई फॉर्म फिल करते कि भाई अपॉइंटमेंट करनी है, महीनों लग जाते, तुम सही बंदे तक पहुंच ही नहीं पाते। तुमने भाई को बाइक पे बैठाया, तुम गए, तुमने नीचे नाम लिया उसामा, ऐसे तुक्के मार दिया, तुक्के में उसामा मिल गया, और उसामा भी वही मिला। इसे इंग्लिश में एक टर्म होती है, इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी, सही है। तो ये कुछ स्टोरीज मैंने पढ़ी थी, वहाँ से आया कि बड़ी सेरेंडिपिटस सिचुएशन थी कि हर डॉट कनेक्ट हो गया। अभी सुबान वाला आए हुए थे, उनकी पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। उन्होंने कहा था यार मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आया है ना, वो सिर्फ एक सवाल मैंने किया था, 2 बच्चे गुजर रहे थे मेरे सामने दुकान के सामने से, मैंने उनसे कहा मुझसे पढ़ोगे, तो उनके फादर ने एग्री किया और हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी उस पॉइंट से चेंज हुई बिकॉज आई आस्क्ड फॉर इट, आई हैड सम, मतलब मैंने कोई इनिशिएटिव लिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट स्टोरी दैट स्ट्रक मी
कि यार अगर तुम वो ना करते उस दिन दराज वाला काम और तुम ना अगेन जाते, एक गैरीवी गुरु गैरीवी की सम टाइम यू जस्ट नीड टू आस्क, need बोलता to है वो ask, बहुत दफा। बिल्कुल। तो भाई देखो, जब ऑप्शन नहीं होता ना बात भाई, तो आपको ना कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे आपको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। मैं वहाँ जाता, इतनी मेरी बाइक उस हालत में नहीं थी कि हम क्लिफ्टन जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम जब वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद अगर हमें गार्ड बोलता कि तू तो झूठ बोल रहा है, और वो हम कोई पकड़ लेता, मैं कोई ऐसी चीज़ कर लेता, तो क्या होता? तो इस डर की वजह से मैं नहीं, डर की वजह से ना जाते तो क्या होता? हाँ, तो पता है कभी कभी लोग ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं करते। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है ये, लेकिन हफ्ते को हम एक होटल में वहाँ बैठते हैं, नाज़िमाबाद में मैं रहता हूँ, वहीं बैठते हैं, तो बहुत सारे लोग ना पहचान लेते हैं, तो वो आ जाते हैं। अब एक बंदा आया मेरे पास बाइक करीब करके रमज़ानों के दिन में, अब मोबाइल छीनने? नहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा उस्ताद यहाँ तो गया, यही होता है ना। आज तो गए हो सामा तुम। हालांकि 30 इयर्स लिविंग इन कराची, मेरा कभी भी आज तक फ़ोन नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे अलग पॉडकास्ट इस पे अलग करेंगे कैसे। तो वहाँ पर ना वो आया, मैंने कहा उस्ताद आज आप गए, उसामा भाई आप निकाल रहे हैं, हालांकि रश बहुत होता है उस होटल पर। सही है। तो वो आया करीब, बाइक, अच्छा बाइक वो पार्क कर दी उसने दूर, लेकिन वो रिंग के बाइक मेरी तरफ आया, उसामा भाई आप यहाँ बैठे हैं? मैंने कहा मतलब, मैं समझा ये बोला कि मैं शायद नाज़िमाबाद में रहता हूँ इसलिए उसको। मैंने कहा हाँ मैं यहीं रहता हूँ। नहीं, आप पठान के होटल पे चाय पी रहे हैं? अच्छा, तो मेरे लिए तो इमेज बना हुआ है। तो उनका उसका इमेज बना हुआ था कि यार उसामा भाई तो कोई टेरेस लेवल कोई वहाँ ये वहीं तो बैठेंगे। मोहन पिक जाते होंगे तो चाय मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ, मुझे कोई हक नहीं है बैठने का। हाँ। मैंने ऐसे ही उसको उसमें मजाक के अंदाज में बोला, तो फिर उससे मेरी खैर बात हुई, सारी चीज़ हुई। तो लोग क्या करते हैं जब उनकी इमेज बढ़ जाती है, कहते हैं यार अब मैंने ना SUV से कम बाइक पे तो जाना ही नहीं है मैंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन इतनी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर जगह आपको गुरु गैरी भी मिलेंगे। कि अक्सर क्या होता है, आप गाड़ी जो लेते हैं खुद के लिए नहीं लेते, हाँ, इम्प्रेस करने के वो लिए। लेते हैं ताकि दूसरा आपके हाँ। गाड़ी को देख के खुश हो जाए। तो वो खुशी जो है ना वो आपके लिए नहीं होती, हाँ। वो दूसरे की है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो गाड़ी पसंद है वो आपने लेनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे BRV गाड़ी बहुत पसंद है। ठीक है, वीजल के शशके अलग हैं। अब मैं वीजल ले लूँ फॉर एग्जांपल, और मैं BRV इसलिए ना लूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये BRV इसलिए ना लूँ कि यार इसका तो शेप भी बिल्कुल बकवास है, ये मैं लूँगा, लेकिन ड्राइव BRV की अच्छी है। मैं वीजल लूँगा ताकि दूसरा देख के बोले क्या गाड़ी है मेरे पास। ठीक है, तो या मैं उसी में पर्सडी ले लूँगा, चाहे पुरानी हो, लेकिन मैं दूसरों को ले लूँगा। तो अगर मुझे खुद वीजल पसंद है वो अलग बात है, ये होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। मैं आप एक स्टोरी तो मैंने, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम होता है उसमें, मैंने एक चीज़ और नहीं बताई थी। जब मेरी सेकंड बैंकरप्सी हुई तो मैंने अपने ही, ये मैं आपको, इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि जो कोई करेगा वो उसको समझ में आएगा। उस वक्त मेरी कुछ फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड हो चुकी थी और मेरे एरिया में लोग थे जो मुझे जानते थे। ठीक है, उस एरिया के अंदर जहाँ मैं नाज़िमाबाद 1 नंबर मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ मेरा पूरा ख़ानदान है, सारे चाचा हैं ताया हैं वहीं पे ही हैं। तो मैंने जब मेरे बैंकरप्सी हुई तो मेरे पास जितने ही पैसे थे, मैंने फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाया था वहीं नाज़िमाबाद 1 नंबर के ऊपर। और वहाँ मेरे कज़न्स ना गाड़ी दूर रोकते थे कि उनको समझ में ना आए कि ये हमारा, कुछ थे जो कि बड़े वेलकमिंग थे, जो आते थे हमसे लेते थे, और मैं खुद बना के देता था फ्रेंच। मैं साथ, मेरा भाई था, वही आपके लोग होते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने स्टार्टअप किया था वो स्टार्ट, क्योंकि उस वक्त वो करना था। इसलिए कर लूँ मैं कि यार मेरी तो नाक का सवाल है, मैं तो अपने ख़ानदान के बीच में बैठ के कर लूँ, कभी नहीं सोचा मैंने। क्योंकि मैंने बोला कि मेरी चैलेंज है, ये मेरी लड़ाई है, मैंने लड़नी है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो स्टार्ट कर दिया। मैं कभी भी दूसरों को नहीं सोचता कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं तो बल्कि कुछ टाइम पहले पोस्ट भी लगाई थी कि अगर अल्लाह ना करे मेरी कोई फेलियर आता है और मेरी जो एजेंसी 7 फिगर्स है अगर वो बंद हो जाती है, तो मैं तो प्राउडली लगाऊंगा कि यार आई फेल्ड अगेन। सही बात है, क्योंकि फेलियर्स होते रहेंगे, ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं जो आपको लेके जाते हैं अल्टीमेट एक चीज़ के ऊपर। मार्क जकरबर्ग ने भी पहली फेसबुक तो नहीं बनाई थी ना, बिल्कुल। तो फेलियर्स आपको करने पड़ेंगे और वो आपको नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो स्ट्रक कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 7 फिगर्स एक ऐसी कंपनी मैंने बनाई है जो बहुत सारे फेलियर्स के बाद बनी है, और इसके अंदर जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे ब्रांड्स हैं, वो अच्छे ही जा रहे हैं। अगर मेजॉरिटी की बात करूँ, कुछ होते हैं जो ऊँच नीच हो जाती है, अगेन फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। मुझे बात याद आई, जैक मा, अली बाबा के जो जैक मा है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि यार
बहुत दफ़ा क्या होता है जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जो अपने होंगे वो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि दे हैव सर्टन वर्जन ऑफ यू इन देयर माइंड, ठीक है, वो आपके चेंज को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि आपका ब्रांड बनना शुरू होता है, आप लोगों को सर्व करना शुरू करते हैं, स्ट्रेंजर्स आते हैं, आपके कस्टमर्स बनते हैं, और फिर आप एक मकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उस वक्त वो स्ट्रेंजर्स नहीं होते वो सेलिब्रेशन करने के लिए, जिनकी वजह से आपने किया होता है, वो रिश्तेदार और दोस्त यार होते हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया होता। राइट। तो ये बड़ी खूबसूरत लर्निंग है कि एट द एंड ऑफ द डे वो जो वैल्यू एडिशन का एलिमेंट है, वो जो एक सर्व करने का एलिमेंट है, वो इंसान के अगर दिमाग पे सवार हो ना, तो रिश्तेदारों की, दोस्तों की फिक्र नहीं करता, बोलता नहीं यार आई हैव टू सर्व सम पर्पस। अच्छा उसामा, सारे सवालात जो कोशिश मैंने की है कि हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखें पिछली पॉडकास्ट से, क्योंकि कुछ और वैल्यू ऐड हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ 1-1.5 घंटे की पॉडकास्ट नहीं, 1 दिन का पॉडकास्ट होगा, तो मैं सेंस एंड स्टोरीज वालों से बोलूँगा कि 1 दिन का पॉडकास्ट करें और फिर हम उसकी 24 एपिसोड्स बनाएं। सही है। तो फिलहाल इसको कंक्लूड हमें करना होगा कि मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं हर किसी से करता हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा जो हो गया सो हो गया, अब हमारा प्रेजेंट है, हम अभी भी कंफ्यूज हैं, लेकिन फ्यूचर तो कम से कम हमारे हाथ में है ना। और फ्यूचर के लिए हमारी जो भी जनरेशन है, हमारी औलाद है, हमारे आगे यंगस्टर्स आ रहे हैं, जेन ज़ी है जितनी भी है, तो उनके लिए फॉर एग्जांपल व्हाट आर द 3 प्रैक्टिसेस दैट यू थिंक शुड चेंज, के क्या व्हाट विल यू डू डिफरेंटली एज अ पेरेंट, जो तुम्हारे, मेरे और जनरल पेरेंट्स नहीं करते, टू इनेबल योर फ्यूचर जनरेशन टू मेक द मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ई-कॉमर्स वगैरह। राइट। तो मेरे ख्याल है वो जो सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, कुछ हमारी जो हमारे फादर थे, मम्मी थी, वो अलग जनरेशन से आई हुई हैं, उन्होंने वो चीज़ें, उनको ये समझ नहीं आ रहा जो चेंज आ रहा है दुनिया के अंदर, वो हम समझते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो अपनी, मेरी बेटी है 3.5 साल हो गए, 3.5 साल की है, तो मैंने ना अपने घर में ना एक ऐलान किया हुआ है कि आयत अगर पेंसिल उठा के दीवारों पर लिखना शुरू कर दे, और ये अम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, सीबा को भी पता है, साथ को, सबको पता है पूरे घर में, अगर वो लिख रही है ना तो मना नहीं करना, ठीक है, पूरा घर पेंट करा दूंगा मैं दोबारा, लेकिन आयत को नहीं मना करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो करे चीज़ें, सही बात, चाहे गलत हो, वो करे चीज़ें। अब वो जब चीज़ गलत कर ले ना, उसके बाद आप उसको समझाओ सही तरीके से, फ्रेंडली टॉक के अंदर, कि आपने ये काम गलत किया है, यहाँ नहीं करते, इसको पेंसिल पेपर पे करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, जब वो क्रिएटिव, जब सोच रहे हो, जब सोचने की सलाहियत पैदा हो रही है उनके अंदर, आप उनको वहीं मार दो, तो जो उनका सोचने का जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है ना, वो वहीं डायवर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप तो मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा है लोगों से, तो ये है कि पहला तो आप बच्चे की जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी, जो उसका थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, उसको नहीं मारें। सेकंड, जो उनके अंदर की क्रिएटिविटी है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग बनाया। कोई आर्टिस्ट है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा मार्केटर है, कोई अच्छा फर्नीचर बना सकता है, ठीक है, कोई कुछ भी, मतलब एक क्ले बना सकता है, उसका जो क्ले बर्तन होते हैं सारे वो बना सकता है, मिट्टी के बर्तन, कुछ भी, हर बंदे की अपनी एक सलाहियत है। तो कभी भी हमें आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने बच्चे या किसी बच्चे के साथ, उसकी क्रिएटिविटी मरती है। कि वो तो देखो, मेरा एक दोस्त है, बड़ा तंग आया, वो इतना तंग है अपना बस है, वो एक दिन बैठ के रो रहा था लिटरली मेरे पास, मेरे एज का है, और वो रो रहा था कि यार अब्बा जो है ना बस वही कहते रहते हैं कि उसको देख, उसको देख, उसको देख। तो मैंने उसको एक बात की ना, मैंने बोला यार तुम एक काम करो, हालांकि थोड़ा सा रूड है लेकिन ये तुम करो। फिर मैंने उसको फिर मना कर दिया कि नहीं कर, ऐसा ना हो कि अब गुस्सा भरा हुआ था उसके अंदर। मैंने कहा यार अब्बा जो हैं, अगर उनके अब्बा से ये सवाल कर ले ये बेटा कि अब्बा ठीक है मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो आप बता रहे हैं कि वो 1 डिग्री लेकर आ रहा, मैं नहीं लेकर आ रहा, तो आप मुझे एक बात बताएं, जो उस फलाना अंकल हैं उन्होंने अपने बेटे को SUV गिफ्ट की थी, आपने तो मुझे कभी ज़िंदगी में SUV गिफ्ट नहीं करी, तो फिर तो बच्चे का भी राइट हो जाएगा सवाल करने का, क्योंकि वो भी दूसरों के अब्बाओं से कंपेयर करेगा आपको। तो कंपैरिजन गेम में अंदर ही हम फंसे रहते हैं, इसकी वजह से बच्चे की क्रिएटिविटी भी जाती है, और जो एक्चुअली जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियत रखी है ना, उसको कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता कि एक्चुअली वो है कौन। और लास्ट पार्ट जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप एज पेरेंट्स, जो जिम्मेदारी एक्चुअल है पेरेंट्स की, लर्निंग, एजुकेशन, वो हमने अपनी जिम्मेदारियों से हम हो गए बालातर। हमने बोला हमने, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है स्कूल के टीचर की,
और स्कूल के टीचर के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितना ही बड़ा स्कूल हो उसकी टीचर की सैलरी क्या होती है, और 30-40 बच्चे एक साथ होते हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन तो हो ही नहीं कर ही नहीं सकती। तो आप जब अब बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आपने शादी की थी तभी तो औलाद हुई है ना आपकी, तो आपकी जब जिम्मेदारी से आप बोलो कि मैंने नहीं करना ये काम वो टीचर करेगी, तो फिर बच्चे का जो हाल अभी हो रहा है वो यही होगा। दूसरी बात, जब वो आप उसको वहाँ भेज देंगे तो अकाउंटेबिलिटी जो मेन चीज़ें हैं, मैं आपको अभी सारी बातें बताई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि आप कुरान के अंदर आप अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है, आपको जो है ना आप एज ए इंसान आपको क्या होना चाहिए, आप बात कैसे करोगे दूसरे के साथ, आप गलत कैसे करोगे, सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे सिखाएगा कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को, वो तो क्लास के अंदर है। सिग्नल हम और जो हमारे एक्शंस हैं, जब हम अपने औलाद के साथ हैं तो हमने बड़ा देख के चलना पड़ता है कि हमारे एक्शंस क्या हैं। कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, मेरी वाइफ मुझे सही करती रहती है, जैसे मेरी एक आदत है, रात को मैं घर पे आता हूँ, खाना सामने रखा हुआ होता है और मैं मोबाइल के अंदर लगा हुआ होता हूँ, तो ये बड़ी बैड हैबिट है। तो वो अगर मेरी बेटी मुझे देखेगी तो ठीक है कि अब हम अपनी औलाद को बोलते हैं हाथ से मोबाइल लेंगे तो बोलिए आपने भी लिया हुआ है। हाँ, और फिर औलाद से नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और खुद एक वक्त की जुम्मे की नमाज पढ़ गए, बड़ी बात है। तो आप जब नमाज पढ़ेंगे तो खुद ही एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। तो सबसे जो औलाद जिम्मेदारी, इसको समझना होता है पेरेंट्स को कि पहली जिम्मेदारी हमारी, स्कूल भेजें जिनको भेजना है भेजें, और डिग्री कराएं, जो मर्जी कराएं आप, लेकिन पहली जिम्मेदारी एजुकेशन की जिम्मेदारी जो है वो माँ बाप की। और एजुकेशन स्किल नहीं सिखाते बच्चे को, तरबियत से। हाँ, आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अपना टाइम लगाएं, जो टीचर कभी भी नहीं लगाएगा। और माइंडसेट सिखाते हैं। माइंडसेट और ह्यूमन डेवलपमेंट ये आप कोई नहीं सिखाएगा। आप अपने बच्चे के लिए आप खुद ही मुखलिस होंगे, खुद ही उसकी परवाह करेंगे, और खुद ही आपकी अकाउंटेबिलिटी भी आपका बच्चा आप है। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप इसको डेलिबरेटली नहीं कर रहे होते, आपके एक्शन से। फॉर एग्जांपल जैसे जब मैं जॉब करता था तो बहुत दफ़ा होता था, कोई बॉस की कोई बात हो गई, कोई फ्रस्ट्रेशन हो गई, बेगम को बता रहा हूँ, बच्चे सुन रहे हैं ना कि यार बॉस ने ये कर दिया, ये कमीनापन है, ऐसा वैसा है, तो बच्चे सुनते थे उस ज़माने में। अभी रिसेंटली मेरी बेगम ने मुझे बताया कि मेरा बेटा अपनी एक कज़न को कह रहा था, उसने कहा यार घर आओ मिलके खेलेंगे, तो कज़न ने कहा उसकी कि यार वो अब्बा के बॉस बड़े अजीब से आदमी है, वो जब भी घर आते हैं ना तो वो बड़े परेशान होते हैं, उनकी जॉब में ना बड़े मसले चले। ज़ाहिर है जब घर में बेगम से बातें कर रहा होता है आदमी, बच्चा सुन रहा होता है। तो मेरी बेगम कह रही है कि मेरे बेटे ने उससे कहा कि अबे यार ये तुम ना अपने अब्बू को बोलो नौकरी वोकरी छोड़ें, अपना काम स्टार्ट करें। हमारे पापा भी जब से काम कर रहे हैं ना, ये सारे मसले ख़त्म हो गए, ये बॉस वॉस जो होते हैं ना बड़े अजीब से लोग होते हैं। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैच कर रहे होते हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि यार आप जो भी बातें कर रहे हैं, बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या बातें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। उसको पता है कि यार अब अब्बा की कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई है, पहले अब्बा जॉब की बात करते थे, अब नहीं कहते, इसका मतलब है कुछ चेंज आ रही चीज़ों में। फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो दिस इज़ ऑल यू एक्चुअली एग्जाम्पलीफाई, नॉट एक्चुअली टोल्ड, टू बी टोल्ड कि यार ये क्या होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच उसामा, ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही, दिल नहीं चाह रहा ख़त्म करने का इसको। सही है, क्योंकि मैंने जब भी तुम्हारी पॉडकास्ट देखी तो पूरी देखी है। अच्छा, बड़ी बात है, बहुत कम देखता हूँ। एक हुमैस की थी शायद, टाइम की लिमिटेड थी तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखा उसको, अदरवाइज आई ऑलवेज लिसन टू यू, और लाइव भी सुनने में मज़ा आता है। ये मजाक नहीं था, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि आई हैव यू ऑन बोर्ड और हम कुछ ऐसी बातों पे बात कर सके जिसमें अभी बात नहीं हुई हमारी। तो ये पॉडकास्ट उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी पसंद आई होगी। लिंक मैंने दे दिए हैं, कुछ रेलेवेंट पॉडकास्ट हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2-3 पॉडकास्ट देख के एक पूरा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, दैट विल एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। सो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। मी एंड उसामा साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।